हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और प्यारे बच्चों, आज की ये एक स्पेशल और हाईली मोस्ट डिमांडेड वीडियो, या फिर यूं कहें कि आज का हमारा ये 1 घंटे का महा एपिसोड। जी हाँ बच्चों, 1 घंटे की स्पेशल वीडियो क्लास 12th का आपका होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के कल के पेपर के लिए। जी हाँ बच्चों, कल यानी कि 14 मार्च 2026 को आप सभी का होम साइंस का जो बोर्ड का एग्जाम है बच्चों, ये होने वाला है। तो कल के पेपर के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस 1 घंटे के सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे बच्चों पिछले साल के सैंपल पेपर के सॉल्यूशन के बारे में, और ऑफिशियली जो सैंपल पेपर है उसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ऑफिशियली है यानी कि डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन आपको बताया जाएगा वो सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, सिलेक्टेड हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, जहां से हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है ना। तो आप ये मान के चलो, अगर आप अपने एग्जाम की तैयारी, एग्जाम की जो प्रिपरेशन है, एग्जाम की जो प्रैक्टिस है, इवन पूरे सिलेबस का जो रिवीजन अच्छा करना चाहते हो, तो इस सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड आई विल श्योर कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी कल के पेपर के लिए। ठीक है, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। और हाँ, एक चीज आपको बता देता हूं, ये देख लो, आपका फ्रंट पेज कुछ इस तरीके का रहेगा। और पैटर्न की जहां तक बात करें तो हम बेसिकली क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम पिछले साल के पीवाईक्यू कह लीजिए या फिर सैंपल पेपर कह लीजिए, इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो पिछले साल का पैटर्न आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके का है। ठीक है, जिसमें 4 सेक्शन है और 35 क्वेश्चन है। ठीक है ना, ऐसे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में देख सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा ना, वो हिंदी मीडियम में तो आपको पता चली जाएगा, साथ ही साथ इंग्लिश मीडियम में भी आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, और लेकिन जो आपका इस साल का पेपर होगा, ठीक है ना, आपका 2025-26 का अभी जो होगा, उसका पैटर्न ऐसा है कि 32 प्रश्न है और 3 सेक्शन होने वाले हैं। ठीक है, तो देख लो 32 प्रश्न और 3 सेक्शन होंगे। लेकिन मैं जैसे कि आपको बता रहा हूँ कि पीवाईक्यू का सैंपल पेपर है हमारा, तो इसीलिए पैटर्न थोड़ा सा ये रहेगा। ठीक है ना, तो समझ गए ना बच्चों। मैंने इसलिए दोनों पैटर्न आपको बता दिए ताकि फिर बच्चे कमेंट ना करें कि सर आपने जो पैटर्न बताया था बोर्ड में वो तो आया ही नहीं है। ठीक है, ओके बच्चों, तो रेडी हो जाओ। और हाँ, आप सभी बच्चों को वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा, अपने सभी दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि वो भी देख लें कि पेपर कैसा आया है। ठीक है, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज के इस 1 घंटे के महासेशन को। तो रेडी हो बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो देख सकते हैं बच्चों, सबसे पहले आया हुआ है खंड नंबर ए, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है बच्चों। ठीक है, और यहाँ पे टोटल होंगे हमारे 18 एमसीक्यूज। तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इन एमसीक्यू क्वेश्चन का जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में, लाइव सेशन में, या फिर अपने मन ही मन में जरूर दीजिएगा, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और हाँ, जब वीडियो एंड होगी तो आपने कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से बताना है कि आपके कितने मार्क्स आए 18 में से। ठीक है ना, बताइएगा मुझे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सेक्शन ए का सबसे पहला प्रश्न, जो कि सीबीएसई बोर्ड के सैंपल पेपर में दिया हुआ है बच्चों, कि किसी भी कार्य स्थल पर यानी कि किसी भी वर्क प्लेस पर एर्गोनोमिक्स, ठीक है ना, क्या नाम है, एर्गोनोमिक्स, इसका उपयोग निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एर्गोनोमिक्स जो है किसी भी कार्य स्थल पर इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये इष्टतम कार्य क्षमता को बढ़ाता है, यानी कि ऑप्टिमम जो वर्क कैपेसिटी होती है इसको बढ़ाता है। साथ ही ये उत्पादकता में वृद्धि करता है, यानी कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। आरामदायक काम करने की जो स्थितियां होती है इसे भी बढ़ाता है। ठीक है, अब जो इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है वो है ए वाली, त्रुटियों में गलती, यानी कि इंक्रीज इन एरर्स, दैट इज नॉट द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एर्गोनॉमिक्स। कंप्लीट है, समझ गए। सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चों, बहुत अच्छा सा दिया गया है। रीता नाम की एक माँ है, रीता नाम की एक माँ है जिसने अपने 6 साल की बेटी के लिए ना एक फ्रॉक बनाई है। क्या बनाई है, एक फ्रॉक डिजाइन किया है, जिसमें उसने कैसे रंग उपयोग किए गए, हल्के और गहरे गुलाबी रंग का उपयोग किया। कैसे, हल्का जो गुलाबी रंग है वो, और गहरा गुलाबी रंग, इस तरीके का उपयोग किया है। ठीक है ना, तो ये रंग की किस पहलू को इंगित करता है, क्रोमा को, मूल्य को, रंग को, या फिर तीव्रता को। द आंसर इज मूल्य। किसको, वैल्यू को दर्शाता है। ये हल्का और जब गहरा गुलाबी रंग का उपयोग है तो ये उसके वैल्यू को दर्शा रहा है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, थर्ड क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझिएगा बच्चों। आपने रेडियो वगैरह पे बहुत सारे समाचार वगैरह सुने होंगे, तो वहीं पे ये बताया जाता है
कि रेडियो पर होने वाला ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें 10 से 60 सेकंड का एक संदेश होता है, ठीक है, जो कि आमतौर पर रेडियो में एक जिंगल के रूप में होता है। तो ये कैसा कार्यक्रम होता है? क्या ये पब्लिक सिस्टम अनाउंसमेंट होती है, कार्यक्रम सेवा घोषणा, सार्वजनिक सेवा घोषणा या फिर व्यक्तिगत सेवा घोषणा? ठीक है, तो क्या होती है ये बच्चों? सार्वजनिक सेवा घोषणा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। इंग्लिश में पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा बच्चों, बहुत ही अच्छा है बच्चों, कि एक प्री स्कूल निम्नलिखित में से कौन सा अनुभव प्रदान करेगा जो छोटे बच्चों के लिए फायदेमंद हो सकता है? यानी कि छोटे बच्चे जो प्री स्कूल में पढ़ाई करते हैं, तो प्री स्कूल उनको कैसा अनुभव देगा? तो सिंपल सी बात है, प्री स्कूल के जो बच्चे हैं, ठीक है, उन्हें जो प्री स्कूल के बेसिकली जो टीचर्स है वो कैसा दृष्टिकोण रखेंगे उसके सामने? क्या उनको रटना सिखाएंगे? शिक्षक एक केंद्रित दृष्टिकोण रखेंगे, औपचारिक शिक्षा देंगे बच्चों को, या फिर बाल केंद्रित दृष्टिकोण रखेंगे? तो जब हम बात करते हैं प्री स्कूल की बच्चों के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, तो इंपॉर्टेंस ये होती है बच्चों कि ये प्री स्कूल छोटे छोटे बच्चों को बाल केंद्रित दृष्टिकोण से पढ़ाते हैं। कैसे? बाल केंद्रित, ठीक है, चिल्ड्रन सेंटर्ड जो बेसिकली अप्रोच होती है इसके माध्यम से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बड़े ध्यान से समझिएगा बच्चों। क्वेश्चन में दिया गया है कि समान पारिश्रमिक अधिनियम का उद्देश्य क्या था? तो सभी को आंसर पता होगा बच्चों, क्या था? समान कार्य करने के लिए समान वेतन दिया जाए, फिर चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, ठीक है। कई बच्चे कहेंगे सर जी फिर तो यहाँ पे सी होना चाहिए था, लेकिन नहीं, यहाँ पे कार्य की बात कही गई ना, तो समान कार्य के लिए समान वेतन देना ये आ जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इक्वल रिमर्शन एक्ट दैट इज इक्वल वेज ऑफ द सेम वर्क। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, दृष्टांत में वस्तु के निर्माण में आप यहाँ पे देखेंगे ये जो टोपी बनी हुई है ये बेसिकली किससे बनी है? बांस से बनी हुई है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट है, ठीक है। असम में प्रसिद्ध एक बहुत बड़ा जो शिल्प है वो कौन सा है भाई? तो शोला है। कौन सा है? शोला। इंग्लिश में ऑप्शन बी एंड यहाँ पे शोला। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों। हाँ, ये थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना है कि जो फैशन चक्र होता है, ठीक है, फैशन चक्र का एक ऐसा चरण होता है बच्चों जिसमें निर्माता किसी फैशन की नकल करता है और नकल करने के बाद में वो कई मूल्य स्तरों पर इसके अनुकूलन को भी तैयार कर देता है, ठीक है ना। तो हमें ये बताना है कि ये किस स्टेज में होता है। क्या ये वो स्टेज है बच्चों जिसमें लोकप्रियता में गिरावट आती है, इनकी डिक्लाइन ऑफ पॉपुलैरिटी आती है, लोकप्रियता में वृद्धि होती है यानी कि इंक्रीज इन पॉपुलैरिटी होती है, या फिर ये पीक ऑफ पॉपुलैरिटी होता है, लोकप्रियता का शिखर होता है? तो ये क्या होता है भाई? ये लोकप्रियता का शिखर होता है, पीक ऑफ पॉपुलैरिटी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, हाँ यहाँ बड़े ध्यान से समझिएगा, जो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन है यानी कि विकास संचार है, इसकी कौन सी विशेषता नहीं है? तो विकास संचार इसकी विशेषता पहले क्या होती है? ये लोगों को सूचना देता है, साथ ही साथ समाज को शिक्षित करने का भी इसका उद्देश्य होता है। बिल्कुल ठीक है। ये दर्शकों की विशेषताओं और उनके परिवेश के आधार पर होता है, यानी कि हम जैसा सोचते हैं जैसा देखते हैं उस आधार पर संचार हम करते हैं, है ना। सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लोगों के लिए खुशी के लिए उन्मुख होता है, क्योंकि लोग इसके माध्यम से अपना जो मनोरंजन वगैरह वो भी कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन ये कहना कि नई परियोजनाओं में काम कर रहे लोगों का ये वर्णन करता है, ये गलत है भाई। ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा कि seeks to describe the people at work in new project, that is wrong। कंप्लीट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को हमें यहाँ पे मिलान करना है, तो आइए मिलान करेंगे एकदम बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। ध्यान से देखिएगा क्या दिया गया बच्चों कि राष्ट्रीय सेवा योजना ये किसके लिए बनाई गई है, यानी कि किसके इंपॉर्टेंस में जाएगी ये? तो ये जाएगी यूथ, इसके संबंध में जाएगी यूथ के इंपॉर्टेंस में, ठीक है। एकीकृत वाली योजना ये किसके लिए है भाई? तो ये बच्चों के लिए होती है, ठीक है। मोबाइल मेडिकेयर यूनिट्स, तो मोबाइल मेनली जो है वो कौन यूज करता है? हम लोग करते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो तीसरा है ये जाएगा आपका बूढ़ा आदमी के पास में। मोबाइल मेडिकेयर यूनिट्स की बात हुई है, ठीक है ना, मेडिकेयर के संबंध में। और विशेष गृह तो ये कौन आ जाएगा? ये आ जाएगा बेसिकली, एक सेकंड इसको ना ऐसे लेके जाते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ये जाएगा हमारा यहाँ पे इस ए वाले पार्ट पे, ठीक है ना, इस तरीके से। तो बस मिला लिया हमने मिलान। अब देखते हैं कि ऑप्शन कौन सा राइट होगा। तो ऑप्शन है हमारा ए वाला, पहले का सी, दूसरे का डी, तीसरे का बी और चौथे का ए जिसमें दिया, ठीक है बच्चों। कंप्लीट हो गया। अब इसी तरीके से आप इंग्लिश में देख लेंगे कि नेशनल सर्विस स्कीम जो है ये यूथ के लिए होती है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो है ये चिल्ड्रंस के लिए होती है, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स ओल्ड मैन के लिए होती है, और स्पेशल होम्स होते हैं जुवेलियंस के लिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए। ओके,
तो अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10। बड़े ध्यान से समझिएगा बच्चों, यहाँ पे फिर से हमें एक मिलान करना है, ठीक है। तो पहला दिया हुआ है बच्चों RRI, तो ये क्या है, ये एक तरीके का अभियान है। RRI क्या है बच्चों, ये एक तरीके का अभियान है। सेकंड क्या है, सेवा। सेवा क्या है, सेवा का संबंध किससे है, सेवा का संबंध है बच्चों ICT से। किससे, ICT, इससे है। ओके। फिर परियोजना ग्राम छतेरा, ये इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध है बी यानी कि प्रिंट मीडिया से। सबसे आखिरी बचता है एडुसेट, ये बेसिकली टेलीविजन से। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया ना पूरा का पूरा। तो मिलान कौन सा इसमें सही होगा, तो मिलान है हमारा बी वाला, पहले का सी, दूसरे का डी, तीसरे का बी और चौथे का ए, ये हमारा राइट है। ठीक है बच्चों। अब इसी तरीके से आप इंग्लिश में देख लेंगे, RRE जो है ये एक तरीके का कैंपेन है, सेवा ICT आ जाता है, प्रोजेक्ट विलेज सचेरा प्रिंट मीडिया, एंड एडुसेट आपका टेलीविजन। ऑप्शन बी राइट है। ओके। क्वेश्चन नंबर 11, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा बच्चों। यहाँ पे क्या दिया गया है कि कपड़े की देखभाल और रख रखाव पर निर्भर करता है। ठीक है ना, तो कपड़े की देखभाल करते हैं, रख रखाव करते हैं, तो ये किस पर निर्भर करता है बेसिकली। ठीक है, किस पर निर्भर करता है बच्चों, तो ये फाइबर सामग्री पर निर्भर करता है, साथ ही साथ कपड़े के निर्माण की जो तकनीक है उस पर निर्भर करता है। ठीक है, टाई एंड ड्राई तकनीक इसका मैटर नहीं है, कपड़े का ब्रांड ये भी मैटर नहीं करता। ठीक है, तो फाइबर सामग्री और कपड़ा निर्माण ये इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे कौन सा राइट होगा बच्चों, ये रहा सी वाला, पहला और दूसरा ये राइट है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए। केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द फैब्रिक डिपेंड्स ऑन फैब्रिक कंटेंट एंड फैब्रिक कंस्ट्रक्शन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, राइट है। क्वेश्चन नंबर 12, बड़े ध्यान से समझिएगा बच्चों कि अपनी लंबी बहन के लिए कपड़े डिजाइन करते समय आप डिजाइन के किन तत्वों का चयन करेंगे। मान लेते हैं कि आपकी बहन, आप एक सिलाई वाले व्यक्ति हैं, ठीक है, आपकी बहन है काफी बड़ी, जिसकी हाइट काफी 6 फुट कुछ इस तरीके के आसपास की है। तो उसके लिए जब आप कपड़े को डिजाइन करेंगे उसके पहनने के लिए, तो आप किन किन तत्वों को ध्यान में रखेंगे कि ये तत्व जो है वो इंपॉर्टेंट बनते हैं। ठीक है, क्या आप ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को ध्यान में देखेंगे, बिल्कुल नहीं। क्षैतिज रेखाओं को देखेंगे, बिल्कुल ठीक। संबंधित रंग को देखेंगे, बिल्कुल नहीं। विपरीत रंग को देखेंगे, जी हाँ, ये चीजें आ जाती हैं। तो मतलब क्षैतिज रेखाएं और विपरीत रंग, ये राइट हो जाएगा। तो मतलब कौन सा ऑप्शन ठीक होगा भाई, ऑप्शन नंबर डी, ये वाला हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसी तरीके से आप इंग्लिश में देख लो कि विच। ओके, तो अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए यहाँ पे दिया गया बच्चों कि एनसीएफ, ठीक है, एनसीएफ 2005 के अनुसार ECCE इसके मूल उद्देश्य, देखिए वैसे इसके जो पॉइंट है वो यहाँ पे मैं हिंदी में लिखना भूल गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप इंग्लिश में देखिएगा कि एज पर द एनसीएफ 2005 द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ECCE आर, तो क्या है, तो holistic development of the child to enable him her to realize the potential, बिल्कुल ठीक है। preparation for school, बिल्कुल ठीक है। preparation essential skills in ECCE professional long and providing support service for women and children, हाँ, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में इसका ऑप्शन लेना मैं शायद भूल गया, बाकी आप यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते बच्चों केस आधारित प्रश्न आपके 14 से 18। तो एक केस हमारे सामने ये दिया गया है, आइए केस को पढ़ते हैं। केस में दिया गया है भोजन पोषण, भोजन तत्वों और अन्य पदार्थों के साथ साथ शरीर द्वारा उनके पाचन, अवशोषण और उपयोग का विज्ञान है। इष्टतम पोषण प्रतिरक्षा प्रदान करने में, संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से वसूली को बढ़ावा देने के साथ साथ पुरानी बीमारियों के प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है। पोषण और स्वास्थ्य का आपस में गहरा संबंध है। स्वास्थ्य समस्याएं बीमारी या फिर बीमार और उनके इलाज पोषण की स्थिति को कई तरह से ये प्रभावित कर सकते हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति को खाने या निगलने में उसकी क्षमता को कम करके, या फिर दूसरा पॉइंट आता है पाचन, अवशोषण और चयापचय में हस्तक्षेप करके। ठीक है, पोषण का विशिष्ट क्षेत्र जो बीमारी के दौरान पोषण प्रबंधन से संबंधित है वो नैदानिक पोषण है। ठीक है, जिसे हाल ही में चिकित्सा पोषण या चिकित्सा कहा गया है। ठीक है, इस सेवा को प्रदान करने वाले पेशेवर को आहार विशेषज्ञ या फिर चिकित्सा पोषण चिकित्सक यानी कि नैदानिक पोषण विशेषज्ञ भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये नैदानिक पोषण क्या है और इसकी विशेषज्ञ की यहाँ पे बात है। इस संबंध में क्वेश्चन को देखेंगे तो इंग्लिश में आप चाहो तो इसे पढ़ लो। क्वेश्चन देखते हैं हमसे,
क्वेश्चन दिया गया बच्चों, बड़े ध्यान से समझिएगा कि खाद्य पदार्थों में मौजूद जो गैर पोषक तत्व होते हैं, जिनका हमारे शारीरिक या फिर जैविक गतिविधि ये गतिविधि होती है जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है गैर पोषक तत्व के रूप में, तो ये कौन से होते हैं? ये पौष्टिक औषधीय पदार्थ होते हैं? बिल्कुल नहीं। हाँ, ये क्या होते हैं? ये फाइटोकेमिकल्स होते हैं। क्या बोलते हैं इनको? फाइटोकेमिकल्स बोलते हैं बच्चों, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन बी है 15 में बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन से इष्टतम पोषण के लक्षण हैं? तो अभी हमने इष्टतम पोषण के लक्षण क्या क्या देखे थे? हमने देखा था कि ये भोजन की जो प्रचुर एक सेकंड, नहीं, हमने देखा था कि ये हमें रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। साथ ही साथ ये हमें बीमारी से लड़ने के लिए हमारे अंदर क्षमता प्रदान करता है। साथ ही हमारे शरीर में अगर कोई पुरानी बीमारी होती है तो उसका प्रबंधन कर देता है, ठीक है। तो दूसरा हट गया और चौथा हट गया, यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा ये राइट है। तो देखेंगे ऑप्शन कहाँ पे दिया हुआ है, पहला, तीसरा, पांचवा, ये रहा, देखो सी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से इंग्लिश में प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसीज, promoting recovery from illness, managing chronic disease, that is the features of optimum nutrition. That is option number C is the correct. Complete है? चलिए ध्यान से समझिएगा। एंथ्रोपोमेट्रिक माप लेते समय, क्या? एंथ्रोपोमेट्रिक माप लेते समय निम्नलिखित में से किस पैरामीटर का विचार नहीं किया जाता है? तो कमर परिधि का विचार किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। कद का यानी कि हाइट का, बिल्कुल ठीक है। वेट यानी वजन का, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हीमोग्लोबिन स्तर का माप नहीं लिया जाता, ठीक है ना। तो ये डी वाला रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कहाँ चला गया? हीमोग्लोबिन लेवल। 17 देखिएगा बच्चों, बड़े ध्यान से समझिएगा और समझ के क्वेश्चन को देखिएगा कि बीमारी किसी व्यक्ति की पोषण स्थिति को कैसे प्रभावित कर सकती है। यानी कि बीमारी जो है वो किसी भी व्यक्ति की जो पोषण की स्थिति इसको कैसे प्रभावित करती है। तो ये किसी व्यक्ति के खाने और उसे निगलने की क्षमता में कमी कर देती है और उसके अंदर पोषण की कमी होने लगती है। साथ ही साथ उसका जो पाचन है और जो अवशोषण होता है इसमें समस्या आ जाती है और उसकी जो उचित चयापचय दर होती है उसमें हस्तक्षेप करके उसको कम या ज्यादा करके हमारी पाचन क्रिया को खराब कर देती है कोई भी बीमारी, ये चीजें, ठीक है। मतलब हमारा दूसरा, चौथा, पांचवा राइट है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए, तो बेसिकली क्या है? इम्पेयरमेंट इन अ पर्सन एबिलिटी टू ईट एंड स्लो, प्रॉब्लम विद डाइजेशन, absorption, interference with proper metabolism is the मतलब ये इस तरीके से वो करता है, क्या कहते हैं, प्रोत्साहित करता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बाकी एमसीक्यू का वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा आहार चिकित्सा का उद्देश्य नहीं है? तो आहार चिकित्सा इसका क्या उद्देश्य नहीं होता है? तो ये रोगों की जो जरूरत को पूरा करने के लिए न्यूट्रिशन, पोषण आहार जो चाहिए होता है, ये उसको इंपॉर्टेंस को दर्शाता है। रोगों की स्थिति को सुधारने और उनके खुद सुधरने के लिए मौजूद आहार में संशोधन किया जा सकता है। पुरानी बीमारियों के मामले में अल्पकालिक और दीर्घकालिक जटिलताओं की रोकथाम होती है, लेकिन रोगियों को शिक्षित करना और दवाएं देना ये इसमें शामिल नहीं होता है, ठीक है ना। तो डी बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। एजुकेटिंग एंड प्रिसर्विंग मेडिसिन टू दी पेशेंट, दैट इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ डाइट थेरेपी। कंप्लीट है। तो बच्चों इस तरीके से हमने अपने 15 मिनट के अंदर अंदर टोटल हमने कंप्लीट कर लिए हैं 18 एमसीक्यूज, ठीक है। अब आप सभी ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है नीचे अभी या फिर वीडियो के एंड में कि 18 एमसीक्यू में से आपने कितने का राइट आंसर दिया था, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे सेक्शन नंबर बी की तरफ, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें दो दो नंबर के साथ क्वेश्चन होंगे, दो क्वेश्चन में या फिर एक में चॉइस मिल जाए, ठीक है। बड़े ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि आपकी माता सर्जरी के लिए अस्पताल में भर्ती है, किसी कारणवश आपकी माता की सर्जरी करनी पड़ रही है, ठीक है। उसका जठरांत्र तंत्र, जो बेसिकली जठरांत्र तंत्र है, संबंधी मार्ग ठीक से काम नहीं कर रहा है, यानी कि जो हमारे अंदर जो खाना पचाने का वो जठरांत्र तंत्र होता है ना, जो खाना पचा पाता है, ठीक है, तो वो सही नहीं हो पा रहा है, ठीक है, और वो मुंह से खाना भी नहीं खा पा रही है। तो इस स्थिति में आप उनके लिए कौन से आहार मार्गों को अपनाएंगे जब वो मुंह से खा नहीं पा रही हैं, जठरांत्र तंत्र बेसिकली पच नहीं रहा है, मतलब और वो खराब हो जाएगा तरीके से, मार्ग सही काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे में आप किस विधि को अपनाएंगे और उस विधि का एक लाभ आपको लिखना है, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो, ठीक है। तो कौन सी विधि अपनाएंगे बच्चों? अपनाया जाने वाला जो आहार मार्ग है
वो रहेगा ट्यूब आहार, यानी कि नली के माध्यम से, ट्यूब के माध्यम से आहार उनके शरीर में पहुंचाया जाएगा। ठीक है, इस ट्यूब आहार का लाभ ये होता है कि बीमारी से लड़ने के लिए शरीर में जो भी पोषक तत्व चाहिए वो उस ट्यूब आहार के द्वारा शरीर में भेजे जा सकेंगे। ठीक है, और भी इसकी इंपॉर्टेंस एक दो आ जाती है, बस देख लेना। एक एक नंबर के दोनों क्वेश्चन थे तो इस तरीके से आप लिख लेंगे। ठीक है, अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में हैं वो इजीली यहां से देख सकते हैं, आपका क्वेश्चन भी ये रहा और आपका आंसर भी ये रहा। फीडिंग रूट को अपनाएंगे, ठीक है, ट्यूब फीडिंग इसे बोलते हैं। एडवांटेज ये होता है कि इट इज नेचुरली एडिकेटेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, बड़े ध्यान से समझिए बच्चों, दिया गया है दो क्वेश्चन है एक एक नंबर के, कि 18वीं शताब्दी में फ्रांस फैशन का केंद्र क्यों बन गया था। ठीक है, तो फ्रांस जो था वो 18वीं शताब्दी में फैशन का केंद्र क्यों बना, तो बनने का सबसे पहला रीजन ये था बच्चों कि शाही दरबार का उसे समर्थन मिला, और शाही दरबार जो थे वो ज्यादा से ज्यादा नई नई फैशन को उपयोग करना चाहते थे। मेनली जो रानियां होती थी और रानी को जो बेटियां वगैरह होती थी, राजकुमारियां, वो ज्यादा फैशन को इंपॉर्टेंस दे रही थी, इसीलिए ये फैशन यहाँ पे और विकसित हुई। साथ ही साथ फ्रांस में ना रेशम उद्योग का विकास बहुत तेजी से आया। ठीक है, जिससे रेशम से संबंधित बहुत बड़े बड़े जरी के कपड़े वगैरह बनाए जाने लगे। तो इससे क्या हुआ कि जो फ्रांस था वो फैशन के मामले में अग्रणी बन गया। ठीक है, ये चीजें थी। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों कि पुरुष और महिला डिजाइनर के लिए प्रयुक्त किए गए शब्द का उल्लेख कीजिए। तो पुरुष डिजाइनर के लिए उपयोग किया गया शब्द है कार्टियर, और महिला डिजाइनर के लिए उपयोग किया गया जो शब्द है वो है कर्ट्रियर। ठीक है ना, पुरुष के लिए कर्ट्रियर और महिला के लिए कर्ट्रियर, इस तरीके से। ठीक है ना, तो समझ में आ गया। उसके बाद में इंग्लिश में देख लेंगे कि वाई फ्रांस बिकम द सेंटर ऑफ फैशन इन द 18th सेंचुरी, तो ये बना था बिकॉज ऑफ द रॉयल सपोर्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ सिल्क इंडस्ट्री। ठीक है, स्टेट द टर्म यूज्ड टू मेल एंड फीमेल, तो मेल के लिए ये, फीमेल के लिए ये जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में आपको एक चॉइस मिल जाएगी, बड़े ध्यान से देखिएगा बच्चों। दिया गया है कि खाद्य आधारित रणनीति से आप क्या समझते हैं, कि आपके खाने संबंधी जो एक रणनीति होती है इसका क्या मतलब। सार्वजनिक पोषण संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए आपके द्वारा अपनाई जा सकने वाली किन्हीं दो खाद्य रणनीतियों को सूचीबद्ध करें। पहले बताइए खाद्य रणनीति शब्द का क्या मतलब है, और खाद्य रणनीति के संबंध में जब कोई पोषण संबंधी समस्या आती है तो कोई दो रणनीति आपको बतानी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहले खाद्य रणनीति होती क्या है। खाद्य रणनीति ये निवारक और व्यापक योजनाएं हैं जो पोषण की कमी पर काबू पाने के लिए भोजन का प्रयोग करती हैं। यानी कि खाद्य आधार रणनीति क्या होती है, ये ऐसी योजनाएं होती हैं हमारे आहार के संबंध में जिसमें हमारे शरीर में जब पोषण की कमी हो जाती है तो रणनीति के माध्यम से हम जैसे बनाते हैं ना कि एक डाइट प्लान बना देते हैं पूरा का पूरा, जिसमें हमें क्या खाना है, किससे कितनी कैलोरी मिलेगी, तो वो सब इसी में आ जाता है। ठीक है, ये सूक्ष्म पोषकों की कमी को रोकने के लिए सूक्ष्म पोषण समृद्ध खाद्य पदार्थों की उपलब्धता उपभोग को बढ़ाकर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यानी कि खाद्य आधारित जो रणनीति है ये हमारे शरीर में सूक्ष्म पोषक जो पोषक है इनकी कमी को रोकता है। ठीक है, साथ ही साथ सूक्ष्म पोषक की कमी को रोकने के साथ साथ ये उसमें वृद्धि करता है, उपभोग को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तो ये रणनीति के इंपॉर्टेंस है। ठीक है, खाद्य आधारित रणनीतियां आपके सामने बहुत सारी आ जाती हैं। बेसिकली हम ये बनाते क्यों हैं, बनाते इसलिए हैं ताकि आहार में विविधता आए, रूपांतरण परिवर्तन बागवानी हस्तक्षेप किया जाते हैं। मतलब जब हम अपने आहार में विविध तरीके के न्यूट्रिशंस, प्रोटीन्स, विटामिन वाला खाना खाते हैं तो ये हमारी रणनीति को दर्शाता है। हम पहले पहले चाउमीन समोसा बर्गर खाते थे, अब हमने केवल घर का दाल चावल खाना शुरू कर दिया, हमने फल खाने शुरू कर दिए, तो ये हमारी रणनीति चेंज हुई। रणनीति चेंज हुई तो हमारे शरीर के अंदर परिवर्तन आने शुरू हो जाए। ठीक है, इसमें घरेलू बागवानी, पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा देना, ठीक है, भोजन पुष्टिकरण, ये सभी चीजें इसमें आती है। ठीक है भाई, तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है आपका खाद्य आधारित रणनीति शब्द और रणनीतियां। ओके, अब इसी में सेकंड क्वेश्चन क्या था कि छिपी भूख शब्द से क्या तात्पर्य है, और छिपी भूख के अंतर्गत किन्हीं दो स्थितियों के नाम लिखे। तो छिपी हुई भूख, हिडन जो हंगर होता है, इसका क्या मतलब होता है, आइए देखते हैं। छिपी हुई भूख, यदि आहार में ऊर्जा और प्रोटीन की मात्रा कम होती है तो इसमें अन्य पोषक, विशेष सूक्ष्म पोषक जैसे खनिज, विटामिन की मात्रा कम होने की संभावना ना भी होती है। इसलिए सूक्ष्म पोषकहीनता के लिए छिपी भूख जैसे शब्द का उपयोग करता है। देखो सिंपल सी बात है, छिपी भूख का मतलब क्या हो गया, हम खाना तो खा रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम खाना नहीं खा रहे हैं, हम खाना जो खा रहे हैं उस खाने में, उस आहार में
ऊर्जा में कमी है, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, इन सभी में कमी है बेसिकली, ठीक है। तो ये जो कमी होती है ना, ये जो सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी है हमारे शरीर में, उसी को छिपी हुई भूख बोलते हैं, ठीक है। अब इसके हीनताएं जब हम बात करते हैं, तो इसमें लौह तत्व, विटामिन ए, आयोडीन, जिंक, ये सभी होते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त विटामिन B12, एक अम्ल, कैल्शियम, विटामिन डी, राइबो और फ्लेवनिक, ये इसमें चिंता बढ़ती रहती है। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो कि स्थितियों के नाम आ जाते हैं, ठीक है ना। तो स्थितियां आपकी ये दो हो जाती है, इन सभी को आप इसलिए पढ़ सकते हैं, ठीक है। छिपी हुई भूख क्या है, इसके लिए स्थितियां क्या थी, ये चीजें, ठीक है। तो खाद्य आधारित रणनीति शब्द, रणनीतियां, छिपी हुई भूख। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में भाई, तो यहाँ पे देख लेंगे आप, जो आपका क्वेश्चन दिया गया है, टर्म फूड बेस्ड स्ट्रेटेजी क्या होती है, एंड फूड बेस्ड स्ट्रेटेजीज में जो दो हमें बतानी थी वो यहाँ पे, ठीक है। हिडन हंगर क्या है, और उसके लिए जो टू कंडीशंस है क्लासिफाइड की गई वो क्या है। तो हिडन हंगर क्या है, उसके लिए जो टू कंडीशंस क्लासिफाइड की गई, पहली आपकी ये आ जाती है, सेकंड आपकी ये वाली आ जाती है, ठीक है। ओके, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के, ठीक है। देखिए यहाँ पे अथवा में भी आपको दिया गया है, पहला क्वेश्चन क्या है कि आपका ना एक छोटा भाई है, ठीक है। वो इस बात को लेके बहुत ही ज्यादा असमंजस में है कि उसे अपना कौन सा करियर विकल्प चुनना चाहिए, किस करियर में जाए, किस लाइन में जाए बेसिकली, ठीक है। तो करियर संबंधित निर्णय लेते समय उन चार कारकों का उल्लेख कीजिए जिन पर उसे विचार करना चाहिए, ठीक है। तो आपके आंसर की में जो पॉइंट दिए गए वो है खुद की योग्यता, प्रतिभा, व्यक्तिगत वरीयता, जरूरतें और आकांक्षाएं, ठीक है। अब देखो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ बढ़िया तरीके से। देखिए जब भी हम अपने फ्यूचर का निर्णय लें तो ये एक रियलिटी भी है, मैं आपको भी समझा रहा हूँ, आपके इस सिलेबस से हटके एक प्रैक्टिकली बात भी बता रहा हूँ। जब भी आप अपने फ्यूचर का निर्णय लीजिएगा ना, तो हमेशा इस ध्यान में लीजिएगा कि आपकी योग्यता क्या है, ठीक है। आप किस लाइन में जा सकते हैं। जैसे आपने लिया बेसिकली कॉमर्स लिया है, तो आप कॉमर्स लेके डॉक्टर नहीं बन सकते, और आप सोच रहे हैं कि आप डॉक्टर बन जाएंगे, लेकिन नहीं। तो अगर आपने साइंस लिया है और आप सोच रहे हैं कि अब जो है किसी बैंक के अकाउंटेंट बन जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो इसीलिए आपकी जो योग्यता है उसके हिसाब से आपको काम का चयन करना चाहिए। आपकी प्रतिभा क्या है, जैसे मान लेते हैं आपने चयन कर लिया कि आपको ना अपने किराने की दुकान खोलनी है, तो याद रखिएगा आपने जो भी अपना काम खोला है या फिर आप जो भी अपना भविष्य तय करोगे, उसमें ये देखना कि आपको उसको लेकर क्या जोश है आपके अंदर, कि क्या आप उस काम को आने वाले 20-50 साल तक ऐसे ही लगातार कर पाओगे, या फिर आपका मन उस काम से हटकर कहीं और चला जाएगा, ठीक है ना। आपकी जरूरतें क्या है, आपकी आकांक्षाएं क्या है, ये चीजें यहाँ पे आती हैं, ठीक है। कंप्लीट हो गया करियर संबंधी निर्णय लेते समय ये कहा, ओके। सेकंड क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझो। रेणु एक बेसिकली बच्ची है, ठीक है। रेणु ने हाल ही में एक नई कंपनी ज्वाइन की, ठीक है। यानी कि रेणु नाम की लड़की है, इसने जस्ट अभी अभी ना एक नई कंपनी ज्वाइन की है, ठीक है। लेकिन उससे अपने सहयोगी के साथ में तालमेल बिठाना मुश्किल हो रहा है। आप सभी को पता है जब आप नई जॉब करने के लिए जाते हैं, तो आपके आसपास में जो लोग बैठे होते हैं, आप उनके साथ में तालमेल नहीं बैठा पाते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो आपको रेणु को ना चार ऐसे आवश्यक सॉफ्ट स्किल्स जानी है जिसके माध्यम से वो जो तालमेल है, सामंजस्य है अपने सहपाठियों के साथ में, जो ऑफिस के वर्कर्स हैं, ऑफिस के स्टाफ है, उसके साथ में अच्छा बना सके। तो क्या चार सॉफ्ट स्किल्स है वो बताइए, ठीक है। तो ये तो सभी को पता है, सिंपल सा। पहला क्या है, स्पष्ट रूप से संवाद स्थापित करना, गंभीर और रचनात्मक सोच, प्रभावी ढंग से सीखना, सहयोग से काम करना, उत्पादकता उत्पादक रूप से कार्य करना, ठीक है। ये आपके पॉइंट है, अब बड़े ध्यान से समझो। पहला क्या दिया गया है कि स्पष्ट रूप से संवाद स्थापित करना, यानी कि आप अपने सहपाठियों से, जो आपके साथ में बैठे हुए लोग हैं, उनसे अपना डायरेक्टली सीधी सीधी और एकदम पॉइंट टू पॉइंट की बात करो, ठीक है। घुमा फिरा के या फिर अपने अंदर का जो एक पागलपन वाला जो हंसी वाला व्यवहार होता है वो नहीं लाना है, बल्कि आपको ना अपनी सोच गंभीर रखनी है, जिससे कि लोगों को लगे कि हाँ भाई, आप अपने काम को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंतित हैं और साथ ही साथ उसको अच्छे से कर भी रहे हैं। अपने अंदर रचनात्मकता रखिए, ताकि अगर किसी को भी प्रॉब्लम आए तो आप उसको सुलझा सको अपने ऑफिस में, ठीक है। साथ ही आपको काम अपना टाइम पर करना चाहिए, ठीक है, जिससे लोगों को ये लगेगा कि ये बंदा ऐसा है कि काम अच्छे से कर रहा है, ठीक है ना, और सब कुछ ठीक है, तो लोग आपसे बात करने के लिए आएंगे, ठीक है ना। साथ ही किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है ऑफिस में, आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मदद मांग सकते हैं, किसी और को हो रही है तो आप उसका सहयोग कर सकते हैं, ठीक है ना।
ये चीजें होती हैं बेसिकली, ठीक है। और आपस में एक अच्छा व्यवहार रखना, सच बोलना, ठीक है, साथ बैठ के लंच करना, पानी की बॉटल शेयर कर देना, ठीक है, पानी पीना, ये कुछ ऐसे मतलब नॉर्मली बातें हैं जो कि आप जो है ऑफिस स्किल्स के संबंध में आ जाती हैं, ठीक है भाई। कंप्लीटली आपको यहाँ पे आई होप बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए, तो ये हो गया कि 4 आवश्यक सॉफ्ट स्किल्स जिन्हें कार्यस्थल पर अपनाया जाना चाहिए। अब इंग्लिश में देखेंगे। इंग्लिश में है यहाँ पे कि आपको बेसिकली क्या करना है, कुछ ऐसे फैक्टर्स समझाने हैं, कंसीडर करने हैं कि जब आपका छोटा भाई अपने करियर का डिसीजन ले रहा होगा तब। तो वंस ऑन एटीट्यूड, टैलेंट, पर्सनल प्रेफरेंसेस क्या है उसके, नीड्स क्या है और उसकी एस्पिरेशंस क्या है, ठीक है। एंड अदर क्या था कि आपको कोई 4 एसेंशियल सॉफ्ट स्किल्स बतानी है जो कि उसे एक न्यू ऑफिस वर्क प्लेस पर वो कैसे एक नया अच्छा कम्युनिकेशन बना सके, एनवायरनमेंट बना सके, कलीग्स के संबंध। तो 4 essential soft skills the must adopt at workplace are these one। अपडेट। चलिए 23 को बड़े ध्यान से समझिएगा बच्चों। क्वेश्चन में दिया गया है कि कोविड के दौरान सीमा ने खाद्य उत्पाद विकास पर ऑनलाइन डिप्लोमा किया, ठीक है, जब लॉकडाउन लगा हुआ था, ठीक है। तो ऐसे में सीमा ने खाद्य उत्पाद विकास इस पर ऑनलाइन एक डिप्लोमा कर लिया, ठीक है, और खाद्य उत्पाद विकास के संबंध में अच्छी एक डिग्री ले ली। यदि उसे अपनी एक खाद्य प्रसंस्करण इकाई शुरू करनी है, यानी कि अगर वो चाहती है कि वो कोई अपना होटल खोले, कोई अपना रेस्टोरेंट खोले या कोई रेडी वगैरह कुछ ऐसा लगाए, तो उसको ये शुरू करने के लिए ऐसी कौन-कौन से 4 कौशलों की आवश्यकता होगी, ये आपको बताना है, ठीक है? तो आइए देखते हैं। खाद्य प्रसंस्करण इकाई शुरू करने के लिए आवश्यक 4 कौशल में सबसे पहला बच्चों भोजन तैयार करने का ज्ञान, यानी कि जो भी एक नया खाद्य प्रसंस्करण इकाई शुरू करने वाले हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट हो सकता है, होटल हो सकता है। तो जब आप कोई होटल खोलने के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, होटल, रेडी रेस्टोरेंट, ठीक है, कि भोजन तैयार कैसे किया जाता है, ठीक है? और किस भोजन को कितने समय में किसके डिशेज़ के द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक है? उत्पाद विनिर्देशों का ज्ञान, यानी कि जब आप कोई अपना स्टॉक खोलने वाले हैं, कोई इकाई खोलने वाले हैं, होटल या रेस्टोरेंट या रेहड़ी लगाने वाले हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि उसके लिए हमें किस-किस इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह की बातें पता होनी चाहिए। और जो हम इकाई शुरू करेंगे, उसमें भोजन तैयार करने का जो कच्चा माल है, सब्जी वगैरह हो गया, अन्य जो पानी बॉटल व्हाटएवर जो भी चाहिए होता है, उसके लिए मसाला वगैरह, वो सारे के सारे दिशा निर्देश पता होने चाहिए, ठीक है। संवेदी विधियों द्वारा मूल्यांकन, दैट मीन्स कि उसे ये विधियां पता होनी चाहिए जिससे कि वो अपनी इकाई का हर एक पैसे का पूरा हिसाब कर सके, ठीक है। उसको उत्पाद पर लेबलिंग करनी आनी चाहिए, पैकेजिंग का अनुभव होना चाहिए, क्योंकि खाना जो है आजकल के टाइम पे बेसिकली ऑनलाइन ऑर्डर ज्यादा किया जाता है, तो पैकेजिंग फूड जो होता है उसका अनुभव होना चाहिए। साथ ही साथ औद्योगिक प्रथाएं अर्थात नियम तथा जो कार्य के तरीके हैं, ये पता होनी चाहिए, यानी कि औद्योगिक प्रथाएं कैसे चलती हैं, औद्योगिक जो नियम कायदे कानून वगैरह होते हैं वो कैसे-कैसे होते हैं, ये यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है? तो खाद्य प्रसंस्करण इकाई शुरू करने के ये आवश्यक 4 क्वेश्चन हैं। अगला 4 स्किल्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ फूड प्रोसेसिंग यूनिट। कोई भी यूनिट स्टार्ट करनी है तो आपके सामने ये आ जाएंगे, ठीक है? अब क्वेश्चन 24 में एक और अथवा दिया गया है, पहले देख लेते हैं कि प्रिंट पत्रकार के लिए नौकरी के लिए कोई 4 अवसरों की सूची बनाई, यानी कि एक ऐसा पत्रकार जो प्रिंट पत्रकार है, ठीक है। इसके लिए तो भाई बहुत सारे बेसिकली अवसर हैं, तो आपको 4 बताने हैं। पहला क्या दिया हुआ है कि अपने कार्य दिवस में समाचार योग्य घटनाओं आदि में कटमुक लीड तैयार करने के लिए व्यक्तियों से साक्षात्कार करना, यानी कि प्रिंट पत्रकार क्या कर सकता है, कौन-कौन से अवसर उसके लिए, सबसे पहला अवसर ये जब ये काम कर रहे होते हैं, तो ये क्या कर सकते हैं कि किसी एक बड़ी हस्ती के साथ में जाकर उसका इंटरव्यू ले सकते हैं, पहला। दूसरा, पत्रकार जो है, वो बहुत सारे सम्मेलन होते हैं, उनमें भाग ले सकते हैं, ठीक है? और उस सम्मेलन में क्या हुआ, उसके बारे में लोगों को बता सकते हैं। टेलीफ़ोन से भी संपर्क कर सकते हैं, जैसे आज के टाइम पे न्यूज़ रिपोर्टर जो आपने देखे हैं, वो बताते हैं देखिए यहाँ से इस ये दंगा जो हो रहा है, यहाँ पे हमारे जो व्यक्ति हैं, ये गए हैं और यहाँ यहाँ से सीधा लाइव प्रसारण हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है ना? तो ऐसे ये पत्रकार आ जाते हैं, ठीक है? ईमेल भेज सकते हैं, ईमेल भेजने का काम कर सकते हैं, इसके द्वारा भी आपको कंपनी बेसिकली काम मिल जाता है। साथ ही साथ आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग ले सकते हैं, कहानी लिख सकते हैं, कार्टून कोना बना सकते हैं, संपादकीय कार्य कर सकते हैं, बहुत सारे हैं बेसिकली, ठीक है ना? प्रिंट पत्रकार के
अफसर की सोचिए। अगला देखिए, अगला क्या दिया गया बच्चों, दिया गया हमारे सामने कि डीसीजे, डीसीजे पेशेवर के लिए भाषा और कंप्यूटर कौशल क्यों आवश्यक है, कोई 4 कारण बताइए। तो डीसीजे पेशेवर के लिए भाषा और कंप्यूटर कौशल कई रीजंस की वजह से आवश्यक होते हैं। क्यों भाई? क्योंकि भाषा और कंप्यूटर कौशल का महत्व इसलिए जरूरी है बच्चों, क्योंकि यह तकनीकी रिपोर्ट और दस्तावेज लिखने में मदद करता है। क्या करता है? तकनीकी रिपोर्ट और दस्तावेज को लिखने में मदद करता है। ठीक है, आसानी से घर बैठ के इससे पैसे कमाए जा सकते हैं। लोगों के साथ में बातचीत करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है भाषा कौशल और कंप्यूटर का ज्ञान। साथ ही साथ आपको कहानी बनाने के लिए, ईमेल भेजने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी। साथ ही साथ लोगों के साथ में आप इसके माध्यम से जानकारी साझा कर पाते हैं। तो इसीलिए एक डीसीजे ऐसे व्यक्ति के लिए भाषा कौशल और कंप्यूटर कौशल की ये इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, चलिए, लिस्ट एनी फोर जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर प्रिंट जर्नलिस्ट। तो एक प्रिंट जर्नलिस्ट के लिए क्या कर सकता है, वो इंटरव्यू ले सकता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड कर सकता है टेलीफोन से, ईमेल सेंड कर सकता है, ठीक है, स्टोरी क्रिएट कर सकता है, या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंडिंग किया जाता है। ठीक है, आपको वाई लैंग्वेज एंड कंप्यूटर स्किल्स आर नेसेसरी फॉर डीसीजी प्रोफेशनल्स, वो क्या क्या आ जाएंगी, तो आपके सामने ये पॉइंट यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, चलिए 2 नंबर के आखिरी क्वेश्चन है बच्चों, और बहुत प्रश्न है, बढ़िया है, और ये हो सकता है कि आपसे 3 नंबर में पूछ लिया जाए, हो सकता है तो 4 में भी आ सकते हैं आपके लिए। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। दिया गया है, गृह व्यवस्था विभाग के किन्हीं 4 वर्गों की सूची बनाइए। क्या बताना है? गृह व्यवस्था विभाग के किन्हीं 4 वर्गों की सूची। ठीक है, तो आइए देखते हैं। गृह व्यवस्था विभाग यानी कि आपको क्या बताना है, हाउस कीपिंग जो डिपार्टमेंट है, इसके सेक्शंस बताने हैं कोई 4। ठीक है, हो सकता है ये 3 में आ जाए, 4 में आ जाए, 5 में आ जाए। ठीक है, तो पहला जो डिपार्टमेंट है वो होता है गृह व्यवस्था नियंत्रण डेस्क, यानी कि हाउस कीपिंग नियंत्रण डेस्क। ये क्या करता है, होटल के विभिन्न भागों में कार्य करने वाले कर्मचारियों तक सूचना पहुंचाता है। ठीक है ना, यानी कि ये जो हमारा हाउस कीपिंग कंट्रोल डेस्क होता है, ये क्या करता है, ये बेसिकली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है किसको, उन एम्प्लॉइज को, उन कर्मचारियों को जो कि इसमें काम कर रहे होते हैं। ठीक है, गृह व्यवस्था प्रबंध, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों हाउस कीपिंग मैनेजमेंट। तो हाउस कीपिंग मैनेजमेंट ये क्या करता है, ये बेसिकली गृह व्यवस्था विभाग के सभी क्रियाकलापों पर नजर रखता है। ठीक है, योजना बनाता है और ये देखता है कि सब कुछ अच्छे से हो रहा है या नहीं। अतिथि गृह ब्रिगेड, इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है, गेस्ट हाउस ब्रिगेड। ये क्या होता है बेसिकली, ये ऐसे ऐसा समूह होता है जो कि होटल में रहने आए अतिथि, जो कमरे बुक्स हैं, उनके होटल जहाँ पे वो रुके हुए जिस रूम में, उसकी स्वच्छता, उसके रख रखाव की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। लिनेन तथा वधिक एक सिंपल सी बात है, ये लॉन्ड्री संबंधी गतिविधियां होती हैं जिसमें कपड़े साफ वगैरह किए जाते हैं, पैसा थोड़ा वगैरह देना पड़ता है, ये चीजें। उद्यान तथा पुष्प प्रबंध घंटी में आ जाता है। ठीक है, इसमें होटल की ये भूदृश्यों की रखरखाव करती है। ठीक है, आसपास में जो पेड़ पौधे फूल वगैरह होते हैं, कमरों में एवं विभिन्न स्थानों में पुष्प सज्जा संबंधी कार्य करते हैं। जैसे होता है ना कि कई बार लोग हनीमून मनाने के लिए आते हैं, कई बार लोग बर्थडे मनाने के लिए आते हैं होटल्स में, कोई मीटिंग करने के लिए आता है, तो उसी हिसाब से डेकोरेशन का काम करना भी इसी का काम होता है। ठीक है, स्पेशल डिमांड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा, आई होप। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे गृह विभाग व्यवस्था के किन्हीं 4 वर्गों की सूची समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, आगे, एनलिस्ट एनी 4 सेक्शंस ऑफ हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट। तो कौन सा है, हाउसकीपिंग कंट्रोल डेस्क, हाउसकीपिंग मैनेजमेंट, गेस्ट हाउस ब्रिगेड, लाइंस एंड यूनिफॉर्म रूम, ये चीजें आ जाती है। ठीक है, और गार्डन एंड फ्लोर मैनेजमेंट किया जाता है। तो 2 नंबर तक का जो हमारा क्वेश्चन था 25 तक था। अब यहाँ पे शुरुआत होगी हमारे क्वेश्चन नंबर 26 से। ठीक है, लेकिन पेपर शुरुआत करने से पहले आप सभी को मेरी तरफ से और मेरे चैनल की पूरी टीम की तरफ से आपके होम साइंस के बोर्ड के एग्जाम के लिए आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को, इंटेलिजेंट और होनहार बच्चों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। अच्छे से पेपर करके आना, तैयारी अच्छी करवाई हुई है, अभी और भी हम एक आधा सैंपल पेपर आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, आप सभी बच्चों ने मुझे कमेंट में बताना है। ठीक है, सभी बच्चों ने कमेंट में बताना है, अगर आपको एक और सैंपल पेपर चाहिए तो कमेंट करके बताओ। अगर सैंपल पेपर चाहिए तो ज्यादा ज्यादा कमेंट होगा तो मैं जल्दी से फटाफट एक और सैंपल पेपर बना के आपके लिए ला दूंगा। ओके, चलिए, ओके,
तो क्वेश्चन नंबर 26 से शुरुआत करेंगे, जिसमें 3 नंबर के पहले ही क्वेश्चन में आपको अथवा मिल गया। बहुत बढ़िया बात है भाई, आपके लिए चॉइस मिल गई। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है कि अपने विद्यालय की आपकी जो वर्दी है, आपकी जो स्कूल यूनिफॉर्म है, उसमें लय यानी कि आवतिता आप कैसे ला सकते हैं। वो कोई 3 तरीके आपको यहाँ पे समझाने हैं, स्कूल यूनिफॉर्म में लय यानी कि आवतिता लाने के तरीके। तो आइए देखते हैं। देखिए, तरीके ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन फिर भी दोबारा समझा देता हूं कि हमारी जो स्कूल यूनिफॉर्म होती है, ठीक है, उसमें कई तरीके के कशीदादीप लेस बने होते हैं, बटनों की गोट होते हैं पाइपिंग टाइप में, और रंगों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इन सभी को हम गले पर, बाहों पर, किनारियों पर दोहराकर प्राप्त कर सकते हैं स्कूल यूनिफॉर्म की लय को। ठीक है, साथ ही साथ हमारे स्कूल यूनिफॉर्म में कलाकृतियों के माध्यम से, रेखाओं के माध्यम से, बटनों, रंग, बनावटों के माप, इन सभी का कम या फिर ज्यादा विकास करके, वृद्धि करके प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, इसमें विकिरण आ जाता है, समांतरता आ जाती है, साथ ही साथ रंग की धानियां भी इसमें शामिल हो जाती है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, सिंपल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, समझ गए होंगे। ठीक है, कुर्ता या कुर्ती पर जोर देने के किन्हीं 3 तरीकों को उदाहरण से समझाइए। मतलब आप कुर्ता या फिर कुर्ती पर जोर कैसे दे सकते हैं, वो 3 तरीके आपको यहाँ पे समझाने हैं। तो बहुत बहुत सिंपल सिंपल से हैं। पहला क्या है बच्चों, रंग का अनुपात। ये बेसिकली तब प्राप्त किया जाता है जब आप स्वर्णिम माध्य का उपयोग करते हैं। तो कैसे? स्वर्णिम माध्य का उपयोग करते हुए रंग का अनुपात उत्पन्न करने के लिए आप कमीज या फिर पैंट के अलग अलग रंग के पहन सकते हैं। आपने कमीज पहनी ब्लू कलर की, यानी कि जो ऊपर वाला टी शर्ट टाइप में शर्ट, वो आपने पहना ब्लू कलर का, नीचे आपने ब्लैक का पहन लिया, तो ऐसे में रंग का अनुपात आपको पता चल जाता है। ठीक है ना, ये चीजें हैं। बुनावट का अनुपात, यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, बान कुछ ऐसा लिख गया है, ठीक है, बुनावट का अनुपात है बेसिकली। बुनावट का अनुपात तब प्राप्त होता है जब पोशाक बनाने वाली सामग्री की विभिन्न बुनावटें पोशाक पहनने वाले व्यक्ति का साइज बढ़ाया घटा देती है। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, एक तरफ वो लड़की है, ठीक है, जो 15 साल की है और जिसका वेट मान लेते हैं मात्र है 40 kg। ठीक है, एक तरफ वो लड़की है जो 25 साल की है और जिसका, लड़की नहीं, हाँ ठीक है, 25 साल की है और उसका वेट है मान लेते हैं 100 किलो। ठीक है, अब आप एक चीज बताइए कि ये जो 25 साल की लड़की का लहंगा जो है, अगर आप इसको 15 साल वाले को पहनाएंगे, ये जो 40 किलो जिसका वजन है, तो क्या वो उसमें सही से टिक पाएगी? नहीं। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है कि पोशाक पहनने वाली जो सामग्री है वो डिपेंड करती है उस बंदे पर जो उसे पहनता है। ठीक है, जैसे एक दुबले या फिर ठिगने व्यक्ति पर भारी या फिर बहुत ही बुनावट वाला कुछ पहना देंगे तो उससे हैवी प्रतीत लगेगा। जैसा अभी हमने एक कुपोषण का शिकार वाला एक एग्जाम्पल देखा। ठीक है, तीसरा क्या है कि आकृति तथा रूप का अनुपात। बेसिकली एक पोशाक में कलाकृतियां अथवा छपाई का साइज और स्थिति पहनने वाले के साइज के अनुपात में होते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं आप कोई टी शर्ट पहनते हैं, ठीक है, तो उसमें छपाई जो है इस तरीके से की जाती है कि जो भी उसमें छापा जाए वो आपको फ्रंट में लोगों को दिखे। ठीक है, शरीर की चौड़ाई, कमर, धड़ की लंबाई, टांगों की लंबाई, ये आदर्श शारीरिक आकृति से अलग अलग हो सकती है। जैसे कि मातृत्व में उपयोग में ली जाने वाली ऊंची कमर की कुर्ती बड़े हुए पेट को छुपा लेती है। ठीक है ना, तो डिपेंड करता है कि व्यक्ति कैसा है। ठीक है, नॉर्मली है तो नॉर्मल बना देंगे। अब जैसे किसी ने मातृत्व धारण किया है, ठीक है, पेट जो है पेट में बच्चा पल रहा है, ठीक है, और वो जन्म लेने वाला है, तो ऐसे में कुछ ऐसी कुर्ती पहनना जो कि बेसिकली उसके पेट को ढक सके, तो ये आकृति और रूप के अनुपात को दर्शाती है। ठीक है ना, तो ये चीजें हैं, समझ गए बढ़िया तरीके से। तो पहला क्या हो गया आपका, रंग का अनुपात, बनावट का अनुपात और आकृति तथा रूप का अनुपात। ठीक है, अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं, illustrate any 3 ways each of creating rhythm in your school uniform। ठीक है, तो देख लेते हैं, ये आपके सामने पॉइंट आ जाएंगे इंग्लिश में, एंड उसके बाद में आ जाएगा कि illustrate any 3 ways each of creating emphasis in a kurti and kurta। क्या हो जाएगा? पहला आता है कलर रेशो, फिर टेक्सचर रेशो, फिर आता है प्रोपोर्शन ऑफ शेप एंड फॉर्म, इस तरीके। ठीक है, चलिए ओके, बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 की। 2 क्वेश्चन है इसमें बच्चों। ठीक है, पहले दिया गया है ECCE, यानी कि इस तरीके, ECCE इस तरीके से। ठीक है, तो इस संबंध में आपको पियाजे और वाइगोस्की का जो दृष्टिकोण है ये समझाना है। ठीक है, उसके बाद में ECCE पेशेवर की कोई 2 भूमिकाएं आपको समझानी। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि इन दोनों का दृष्टिकोण क्या होता है। ठीक है,
तो पहले बात करेंगे विकासात्मक मनोवैज्ञानिक पियाजे के बारे में। इनका कहना ये है कि छोटे बच्चों को हमें अपने तरीके से घटना का पता लगाने के लिए एक एक सहायक जो वातावरण है इसकी आवश्यकता होती है। क्यों भाई? क्योंकि बच्चों के पास में दुनिया को समझने के कई तरीके होते हैं। ऐसे में एक संस्था को उस सांस्कृतिक संदर्भ के महत्व का एहसास होना चाहिए जिसके भीतर वह परिवार के साथ काम करता है और काम करता आ रहा है। ये चीज है। वहीं मनोवैज्ञानिक शिक्षक जो वाइगोस्की ये कहते हैं कि बच्चों की क्षमता और स्वभाव के अनुसार आसान, सुखद और सार्थक सीखने के लिए हमें एक इष्टतम वातावरण बनाने के लिए बच्चों को बचपन में ही एक चिंतित और देखभाल करने वाले जानकार वयस्क की आवश्यकता में रख देना चाहिए। ठीक है ना? तो ये चीज यहाँ पे ये बताई जाती है। फिर जो सेकंड क्वेश्चन था कि ईसीसी पेशेवर की किन्हीं दो भूमिकाओं का उल्लेख, तो क्या दिया गया? सबसे पहला, बच्चों, उनकी भलाई और सीखने की प्रति प्रतिबद्धता को। ठीक है, क्या भूमिका होती है भाई? बच्चों की और उनकी भलाई करने की, उनके सीखने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, सिखाने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। ठीक है, उनकी जरूरतों के बारे में जागरूक होना चाहिए, उन्हें ज्ञान होना चाहिए कि बच्चे को क्या चाहिए और क्या कब कब किस किस चीज की उसको नीड होती है। ठीक है, उनके विकास और विकास के अवसर प्रदान करने के लिए कॉलेज इन सभी को पता होना चाहिए। साथ ही साथ बचपन के कार्यक्रमों में करियर के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण होना चाहिए, यानी कि बचपन जो भी कार्यक्रम बच्चों के साथ हो उसमें आने वाले भविष्य में भी काम आए, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अनुकूलन या फिर अनुकूल सीखने की स्थिति प्रदान करनी चाहिए। ठीक है ना? ये चीजें सिंपल सिंपल। ठीक है, चलिए इंग्लिश में देखेंगे। आपके सामने ये पॉइंट आ जाते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट फिजिकोलॉजिस्ट पियाजे एंड फिजिकोलॉजिस्ट एंड एजुकेटर व्यगोस्की। ठीक है, एंड स्टेट एनी टू रोल ऑफ ईसीसीई प्रोफेशनल, तो क्या क्या होती है ये सामने आपके पॉइंट आ जाते हैं। ठीक है, 28 बड़े ध्यान से समझिए बच्चों। एक दिया गया है कि खाद्य संक्रमण और खाद्य नशा के बीच में अंतर समझाइए, और दूसरा, कोई दो तरीके लिखिए जिनसे साल्मोनेला बैक्टीरिया फैलता है। तो पहले खाद्य संक्रमण और खाद्य नशा की बात करेंगे। संक्रमण, खाद्य संक्रमण एक जीवित रोगजनक जीवों के अंतर्ग्रहण के कारण होता है जो शरीर में गुणा करते रहते हैं और बीमारी का कारण बनते हैं। ठीक है, दैट मीन्स कि जब कोई जीवित रोगजनक जीव हमारे शरीर के अंदर चला जाता है तो ये जो बैक्टीरिया होता है वो हमारे शरीर के अंदर जाकर अपने आप को और ज्यादा डिवाइड कर देता है, पार्ट में डिवीजन कर देता है और ज्यादा गुना में बढ़ जाता है। तो ऐसे में जब वो बढ़ता है तो ये हमारे शरीर के अंदर बीमारी बना देता है। ये खाद्य संक्रमण होता है खाने के माध्यम से। खाद्य नशा क्या होता है? खाद्य नशा विषाक्त भोजन का अंतर्ग्रहण है, यानी कि हम कुछ खराब पदार्थ जो सड़ चुका है, जो खराब हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है, जब वो खा ले उसको खाद्य नशा बोलते हैं। ठीक है, और उसे जानबूझकर खाते हैं, जैसे बाहर का खाना हो गया। ठीक है ना? उसको। सेकंड, जो साल्मोनेला जो बैक्टीरिया क्यों फैलता है, इसके दो कारण बताने थे, तो आपके सामने दो नहीं चार कारण। सबसे पहला, यह जीव जंतुओं के आंत क्षेत्र में उपस्थित रहता है तथा कच्चा दूध और अंडे इसके स्रोत होते हैं, यानी कि हम जो कच्चा दूध पीते हैं या फिर अंडे जो होते हैं खाते हैं कच्चे, ठीक है ना, उससे ये फैलता है। ठीक है, गर्म करने पर साल्मेला नष्ट हो जाते हैं। जब दूध जो है इसको गर्म करेंगे तो खत्म होता है, लेकिन कच्चा पीते हैं तो ये दिक्कत देता है। ठीक है, परंतु अपर्याप्त प्रक्रिया से कुछ जीव जीवित बचे रहते हैं। ठीक है, अक्सर सालोमेला पर संदूषण से फैलते हैं। ठीक है, यह हो सकता है कि कोई रसोईया एक तख्ते पर कांच मांस मुर्गा के टुकड़े काटे और बिना तख्ते को साफ किए हुए उसी पर खाली के टुकड़े काटे जिन्हें पकाने की आवश्यकता नहीं होती, जैसे सलाद वगैरह। तो आप उसे खाएंगे तो वो जो बैक्टीरिया वो तो मरा नहीं, अब वो मरा नहीं तो सीधा आपके शरीर में इंजेक्ट हो जाएगा, वो खाने के माध्यम से, सैलेड के माध्यम से, जो भी आप कच्चा खा रहे हैं जैसे फल वगैरह हो गया, तो आपके शरीर में इंजेक्ट हो जाएगा। बस इस तरीके से फैल जाता है। ठीक है ना? तो देखो ये बेसिकली कच्चे दूध में और अंडे में होता है, या फिर कहीं पे मांस वगैरह काट के रख दिया वहां पे फैल जाता है। ठीक है, अब उसी जगह पे आपने कोई सलाद फल काट के खाया तो वो इस तरीके से फैल जाता है। ठीक है ना? तो ये सीधी सिंपल सिंपल सी छोटी छोटी चीज है। अच्छा, एक और है क्या? बेसिकली ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि अपनी संख्या में बहुत तेजी से वृद्धि करता है। लगभग 20 मिनट के अंदर ही ये अपनी संख्या दोगुनी कर लेता है। ठीक है ना? ये बैक्टीरिया इतनी जल्दी, और ये आपको तुरंत ही संक्रमण कर देता है ये चीजों। ठीक है, समझ गए? खाद्य संक्रमण क्या होता है, खाद्य नशा क्या होता है, और इस बैक्टीरिया के फैलने के कारण। ठीक है, फूड इन्फेक्शन क्या होता है एंड फूड इंटॉक्सिन क्या होता है, इंटॉक्सिकेशन क्या होता है ये देख सकते हैं। एंड ड्यू टू द स्प्रेड ऑफ सलोमेला बैक्टीरिया, कैसे फैलता है ये पॉइंट है, इस तरीके से फैलता है। ठीक है, आगे आता है क्वेश्चन में 29। एक एक नंबर के क्वेश्चन है, तीनों दिया गया है। फ्रंट ऑफिस के सहायक प्रबंधक की भूमिका बताइए,
शिवदीप पांडे की भूमिका बताइए एंड हाउस कीपिंग विभाग के तल पर्यवेक्षक की भूमिका बताइए, तीनों की। एक नंबर के क्वेश्चन है, क्या दिया गया है? फ्रंट ऑफिस के सहायक प्रबंधक, बेसिकली फ्रंट ऑफिस मैनेजर की अनुपस्थिति में फ्रंट ऑफिस का ये जो सहायक प्रबंधक होता है, ये फ्रंट ऑफिस का आयोजन करता है, पर्यवेक्षण करता है। आप कभी हॉस्पिटैलिटी जो सर्विस है वो लेने गए होंगे, दैट मीन्स कि आप कभी होटल गए होंगे तो आपने वहां पे देखा होगा कि गेट खुलते ही आपको सामने में वो दिखता है एक फ्रंट ऑफिस, ठीक है ना? तो कभी कभी वहां के बंदे नहीं आते, तो ये सहायक प्रबंधक होते हैं, वो उसकी जगह ले लेते हैं, ठीक है? ये फ्रंट ऑफिस के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करता है। सेव दी पार्टियां, ये उस हॉस्पिटैलिटी सर्विस में, होटल में ही रसोई के जो कुछ वर्ग होते हैं इनका पर्यवेक्षण करता है, निरीक्षण करता है, ठीक है? हाउसकीपिंग विभाग के जो तल पर्यवेक्षक हैं, इनके ये जो है बेसिकली ये अतिथि कक्ष की सफाई और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है? अतिथि कक्ष की सफाई और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होते हैं ये चीजें, ठीक है? तो सिंपल सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया बच्चों अच्छी तरीके से कि कौन कौन सा है। ओके, चलिए आगे देखें। तो गिव वन रोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है? तो असिस्टेंट मैनेजमेंट मैनेजर ऑफ फ्रंट ऑफिस, चीफ द पार्टीज, तो सुपरवाइजर ऑफ हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट। तो क्या क्या पॉइंट होते हैं आप इजीली यहां से देख सकते हैं, ठीक है? तो पिछले हमने 12 से 15 मिनट में ये कंप्लीट कर लिया अपना पूरा का पूरा पार्ट। ओके, तो यहां से हमारा सेक्शन नंबर सी यानी कि खंड सी स्टार्ट हो जाता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में, ठीक है? जिसमें हमारे 4 नंबर के 4 क्वेश्चन होंगे और 5 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे। तो आइए शुरुआत करेंगे बिना देरी करते हुए। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसका नाम है श्री धर्मपाल, ठीक है? अब ये एक ऐसा बंदा है भाई जिसने अभी अभी अपने जो उत्पाद है यानी कि इसके जो प्रोडक्ट है इसको निर्यात के लिए, एक्सपोर्ट के लिए खुद की एक खाद्य प्रसंस्करण इकाई शुरू की है, यानी कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट इसने अभी अभी जस्ट स्टार्ट की है। तो ऐसे में इसका कोई दोस्त होगा, उसने कहा कि देख तुझे ना पता है क्या करना चाहिए कि अपनी इस खाद्य प्रसंस्करण इकाई में, फूड प्रोसेसिंग यूनिट में तुझे HACCP लागू करनी चाहिए, ठीक है? तो क्या मीनिंग है इसका HACCP, ठीक है? और जब धर्मपाल जी इसको अपनाएंगे तो क्या इसके महत्व है अपनाने के, वो समझाइए, ठीक है? तो आइए देखते हैं। HACCP इसका फुल फॉर्म होता है हिंदी में संकट विश्लेषण संकटपूर्ण महत्वपूर्ण नियंत्रित बिंदु। अब बच्चे कहेंगे सर जी इंग्लिश में भी बता दो। इंग्लिश में देखो होती है सीक्वेंस एनालिसिस क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट कंट्रोलिंग पॉइंट्स, ये होती है इसकी, ठीक है? अब ये होती क्या है आखिर? ये तो फुल फॉर्म तो देख ली। ये बेसिकली खाद्य सुरक्षा का आश्वासन देने का एक साधन है, इसके द्वारा उपभोक्ता जो है उसको ये पता चल जाता है कि हाँ ये पूरी तरीके से सुरक्षित है। साथ ही साथ खाद्य के निर्माण के लिए, खाद्य के भंडारण के एक सबसे अहम उपागम के रूप में HACCP कार्य करता है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? बेसिकली जो भी कोई कच्ची सामग्री होती है उसको एक विशेष प्रक्रम के प्रत्येक चरण पर विस्तार से ध्यान दिया जाता है, ठीक है? यानी कि कोई कच्ची सामग्री को पूर्ण तरीके से विकसित करके कंज्यूमर तक जिस तरीके से पहुंचाना होता है उसमें हर एक चरण का, हर एक स्टेज का विस्तार से ध्यान दिया जाता है उसमें, ठीक है? जिसमें यह देखा जाता है कि क्या कहीं इस सामग्री में रोगजनक सूक्ष्म जीव तो नहीं है, क्या इस जो हम सामग्री बेच रहे हैं कहीं इसमें गलती से खाद्य संकट का कोई विकास तो नहीं हो जाएगा? तो ऐसे में उसकी क्षमता का आंकलन किया जाता है और लगता है कि नहीं होगा तो उसे कंज्यूमर तक मार्केट में भेज दिया जाता है, अगर लगता है कि होगा तो उसे खत्म किया जाता है, ठीक है? इसमें शामिल होता है कच्चे सामग्री में पहले संकटों की पहचान करना। संकट की पहचान हो गई, क्या हो सकता है? फिर कच्ची सामग्री को एकत्रित कर लिया, एकत्र करने के बाद में फिर निर्माण किया और वितरण करना शुरू कर दिया। अब इसमें खाद्य उत्पादों का उपयोग फिर शुरू हो जाता है। जब संकट की पहचान होगी उसके बाद तो जो कीजिए कुछ भी नहीं होगा फिर, तो है ना? ये कही जाती है कि आहार श्रृंखला के प्रत्येक चरण के समय होने वाले संकट की संभावना का आकलन और संकटों के नियंत्रण के लिए उपाय बताना HACCP का महत्व को दर्शाता है, ठीक है भाई? आगे बढ़े तरीके से आपको समझ में HACCP क्या होती है और इसको अपनाने के महत्व। अब यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये है बच्चों, एक महिला है जिसका नाम है श्री रामावती, ठीक है? तो महिला श्री रामावती ने अपनी स्वयं की रोटी निर्माण इकाई शुरू की, ठीक है? यानी कि एक चपाती फूड प्रोसेसिंग जो यूनिट है इन्होंने वो शुरुआत की है, ठीक है? वह अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भारत सरकार से प्रमाणित कराना चाहती है, ठीक है? वो चाहती है कि उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, फूड प्रोसेसिंग इकाई जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड हो जाए, ठीक है?
तो ऐसे में आपको क्या बताना है कि भारत में लागू किए गए नए जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, इसका नाम बताना है, इस अधिनियम को कब लागू किया गया ये बताना है, और नई खाद्य सुरक्षा जो नीति है इसके किन्हीं 4 कार्यों को आपको यहाँ पे समझाना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ये उसका नाम क्या है। तो नाम है बच्चों, जो नया खाद्य सुरक्षा अधिनियम है उसका नाम है खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, और लागू किया गया था इसे वर्ष 2006 में। अब 2 नंबर में क्वेश्चन है कि ये जो कार्य हैं इसके नए खाद्य सुरक्षा अधिनियम के, ये क्या है, आइए देखते हैं। पहला कार्य होता है बच्चों ये कि खाद्य पदार्थों के लिए मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करने के लिए विनिमय बनाना और विभिन्न मानकों को लागू करने की प्रणाली। सिंपल सी बात है, जो भी कोई फूड प्रोसेसिंग इकाई शुरू करता है तो उसे पता होना चाहिए कि किस तरीके से बनता है, तो ऐसे ही विनिमय वगैरह जो है इन सभी को लागू करती है। ठीक है, खाद्य व्यवसायों के लिए खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के प्रमाणीकरण के लिए प्रमाण निकायों के प्रमाणीकरण के लिए तंत्र और दिशा निर्देश निर्धारित करती है, और प्रयोगशालाओं की मान्यता और मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं की सूचना। सिंपल सी बात है, किसी को अपने जो फूड प्रोसेसिंग इकाइयों से अगर इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव करवाना है, तो ये जो अधिनियम इसके तहत एक इकाई है जो कि उसका पूरी तरीके से प्रमाणीकरण करेगी, और सही होगी तो मान्यता देगी, नहीं होगी तो नहीं देगी। ठीक है ना, ये चीजें होती हैं। उसके बाद खाद्य सुरक्षा और पोषण से संबंधित नीति और नियम बनाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को वैज्ञानिक सलाह और तकनीकी सहायता प्रदान की जाए। ठीक है, खाद्य खपत घटना, जैविक जोखिम की व्यापकता, भोजन में संदूषक, खाद्य उत्पादों में विभिन्न संदूषक के अवशेष, ये सभी कुछ यहाँ पे आ जाता है, और ये इन सभी का डेटा वगैरह एकत्र किया जाता है। ठीक है ना, ये चीजें। ओके, तो ये है जो नया खाद्य सुरक्षा अधिनियम है उसके कार्य। कंप्लीट आपको समझेगा भाई अच्छे तरीके से। अब इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में देखिए। Mr. Dharampal has started his own food processing unit for exporting the products. His friend has suggested to him implement HACCP. What is mean and how can convince मतलब 3 importance आपको बतानी है। ठीक है, तो क्या होती है भाई HACCP, देख सकते हैं इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एंड देन इसकी इसको उपयोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो उपयोग करने के संबंध में ये रहा आपका इंपॉर्टेंस। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या था कि मिस्टर रामावती हैज स्टार्टेड हर ऑन ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग। कौन सी? ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग। शी वांट्स टू गेट हर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सर्टिफाइड थ्रू बेसिकली हाँ दैट बाय द इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, तो इस संबंध में आपको जो नई फूड सेफ्टी एक्ट है वो कौन सी है वो बताना है, कब लागू की गई, और कोई 4 फंक्शन। ठीक है, तो कौन सी है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट ईयर 2006 एंड फोर फंक्शन ऑफ एक्ट एफएसएसए यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट। कंप्लीट है, यहां से देख सकते हैं, ये आपका दिया हुआ है, और इजीली इन सभी पॉइंट्स को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके, तो अब हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 की। इसमें 3 क्वेश्चन है आपके। पहला दिया गया है कि आज युवा असुरक्षित क्यों है, यानी कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो आज कमजोर क्यों है, असुरक्षित क्यों है। सेकंड, राष्ट्रीय सेवा योजना क्या है, और तीसरा कि राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत की गई किन्हीं 2 गतिविधियों पर प्रकाश डालिए। तो आइए देखते हैं। युवा असुरक्षित है, कमजोर है, क्यों भाई? क्योंकि देखो, जैसा कि आप सभी को पता है कि वर्तमान में ये जो रियलिटी है वो वर्ल्ड की एक ही है कि कंपटीशन कंपटीशन हर एक स्टेज पर, हर एक लेवल पर, हर एक सेक्टर में बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में जो साथी होते हैं युवाओं के, जो उनके माता पिता होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनके रिलेटिव्स होते हैं, वो सभी उस पर बहुत ज्यादा तनाव बना देते हैं। ठीक है, प्रेशर डालते हैं कि तू कुछ कर ना, तूने बीए कर लिया, बीएड कर लिया, घर में बैठा हुआ है, ठीक है ना, तू करना कुछ है, ऐसी चीजें। तो इससे क्या होता है कि बच्चे पर ना, युवा पर मानसिक तनाव बनता है, और मानसिक तनाव बनेगा तो ना, जब उसका कोई परिवार आसपास के लोग कोई सहारा नहीं दे रहे तो सहारा उसके लिए क्या बनता है? शराब या फिर नशीली दवाओं का वो सेवन कर लेता है, जिससे नशे की लत लग जाती है। इसीलिए आज युवा ना तो असुरक्षित है, मतलब आज युवा असुरक्षित है, और साथ ही साथ बहुत ज्यादा कमजोर भी है। ठीक है, सेकंड क्या था कि राष्ट्रीय सेवा योजना क्या होती है। तो राष्ट्रीय सेवा योजना के विद्यार्थी समाज के आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न राहत और पुनर्वास कार्यक्रमों की क्रियान्वयन के लिए स्थानीय अधिकारियों को सहायता प्रदान करती है। ठीक है, राष्ट्रीय सेवा योजना क्या है बेसिकली? इसके तहत बेसिकली जो विद्यार्थी हैं, ये समाज के आर्थिक और सामाजिक रूप से जो कमजोर लोग हैं,
इनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राहत पुनर्वास जो कार्यक्रम है इन सभी को चलाते हैं और जो स्थानीय अधिकारी हैं वो सहायता करते हैं इस मामले में। ठीक है, क्या क्या कार्यक्रम इसके द्वारा किए जा सकते हैं? तो कार्यक्रम जैसे कि सड़कों का निर्माण किया जा सकता है, मरम्मत करवाई जा सकती है, विद्यालय की इमारत बनवाई जा सकती है, गांव के लिए तालाब बनाया जा सकता है। ठीक है, इसके ताल यानी कि तालाब का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, इससे होगा क्या, पर्यावरणीय और पारिस्थितिक सुधार होगा। जैसे अब वृक्षारोपण कर सकते हैं, तालाबों से खरपतवारों को निकाल सकते हैं, गड्ढे खोद सकते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य और सफाई से संबंधित कार्यकलाप आ जाते हैं, परिवार कल्याण की बात आ जाती है, सामूहिक टीकाकरण, शिल्प, सिलाई, बुनाई, सहकारी संघों के आयोजन, मतलब ये कुछ चीजें हैं, इनका प्रशिक्षण करना, निर्माण करना, ये सभी इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था आपका राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत और किए गए कार्य कंप्लीट है। चलिए, अब सेकंड में ये जो अथवा दिया गया है आपका वो क्या है कि पहला SOS चिल्ड्रन विलेज किस वर्ष स्थापित किया गया था? SOS चिल्ड्रन विलेज की किन्हीं 3 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो क्या होता है ये SOS विलेज? तो भारत में पहला जो SOS विलेज था बच्चों, ये 1964 में स्थापित हुआ था और अब ये जो संगठन है ये देश भर में तकरीबन 40 विशिष्ट गांवों में 6000 से भी ज्यादा जरूरतमंद बच्चों की देखभाल कर रहे हैं। ठीक है, देखिए टाइपिंग में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है क्योंकि आपका ये पेपर इंग्लिश मीडियम में था जिसको हमने हिंदी में टाइप किया तो बहुत सारा टाइम लग गया इस मामले में। ठीक है, तो थोड़ी बहुत एक आधा वर्ड में हो सकता है, बाकी कंटेंट पे ध्यान दीजिए। ठीक है, तो कब खुला 1964 में, वर्तमान में 40 गांव शामिल हैं, 6000 बच्चे। बच्चों के लिए 3 प्रकार के घर स्थापित किए जाते हैं एसओएस गांव में जो कि निम्नलिखित होते हैं। सबसे पहले आते हैं प्रेक्षण गृह। बेसिकली यहाँ पर जो बच्चे हैं वो स्थायी रूप से अपने माता पिता का पता लगाए जाने और उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी एकत्रित किए जाने तक रहते हैं। यानी कि कई बार कुछ बच्चे गुम वगैरह हो जाते हैं ना, तो ऐसे में उनका पूरी तरीके से स्थायी पता लगाने के लिए, ठीक है, और पूरी की पूरी फैमिली बैकग्राउंड को चेक करके एक जो नॉलेज है, जानकारी है, इंफॉर्मेशन को एकत्र करने तक यहाँ पे बच्चे बने रहते हैं। दूसरे होते हैं विशेष गृह। बेसिकली जहां कानून का उल्लंघन करने वाले जो किशोर होते हैं, इन्हें 18 से आयु कम के जो बच्चे होते हैं जो कानून का उल्लंघन करते हैं, उनको हिरासती देखरेख में रखा जाता है। ठीक है, जो किसका उल्लंघन करते हैं, जो कि कानून का उल्लंघन करते हैं, उन्हें रखा जाता है इसमें विशेष गृह में। ठीक है, फिर किशोर यानी कि बाल गृह आ जाता है। यहाँ पर उन बच्चों को रखा जाता है जिनके परिवार का बहुत ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के बाद भी पता नहीं चल पाता है। ठीक है, या फिर जिनके अभिभावक जो है वो अस्वस्थ हैं या फिर मृत हो चुके हैं। ठीक है, जो बच्चों को वापस नहीं ले जाना चाहते ऐसे भी, तो इन्हें यहाँ पे इन विशेष यानी कि जो किशोर और बाल गृह होते हैं यहाँ रखा जाता है। ठीक है, सरकार पर इन्हें घर, बोर्ड, शिक्षा, व्यवसाय प्रशिक्षण दिलाने का दायित्व होता है। जिनके माता-पिता नहीं होते, कोई ले जाना नहीं चाहता, अस्वस्थ वगैरह होते हैं जो देख-रेख नहीं कर सकते हैं। तो ये इस मामले में ना गवर्नमेंट का ये दायित्व हो जाता है यहाँ पे कि उनको शिक्षा दें। ठीक है? तो ये आपको समझ में आ गया अच्छे तरीके से भाई कि एसओएस गाँव क्या थे, कब स्थापित हुए थे, 3 इसके प्रकार। ठीक है? अब इसको इंग्लिश में देखिए कि व्हाई आर यूथ वल्नरेबल? गिव 2 रीजन। भाई अ, जो यूथ है ये इनसिक्योर है, वीक है। कैसे है? ये पॉइंट आ जाएंगे। हाईलाइट नेशनल सर्विस स्कीम एंड आपको 2 एक्टिविटीज इसके संबंध में समझानी है। तो क्या है नेशनल सर्विस स्कीम? इसमें स्टूडेंट्स का योगदान बताना है और सोशल सर्विस टू स्कूल लेवल स्टूडेंट्स एंड प्रोग्राम एंड नेशनल डेवलपमेंट सच एज कंस्ट्रक्शन, इस ये यहाँ पे जो काम है वो आ जाएंगे। ठीक है, एसओएस का जो फर्स्ट विलेज था वो कब स्थापित किया गया था? 1964 में। इसके जो मेनली होम्स है वो कौन कौन से होते हैं? तो ऑब्जर्वेशन होम होता है, स्पेशल होता है, जुवेलियन यानी कि चिल्ड्रंस होम होते हैं, ये चीजें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 बड़े ध्यान से समझिएगा। दिया गया बच्चों की उपभोक्ता फोरम और फुटफॉल में क्या अंतर है? यानी कि फुटफॉल नहीं, फुटपाथ है। ठीक है, क्या है बेसिकली? ओके, मतलब क्या है भाई कि उपभोक्ता फोरम में और फुटफॉल में क्या डिफरेंस होता है ये समझाना। उसके बाद में निर्माता द्वारा दी गई अपर्याप्त जानकारी उपभोक्ता के बीच एक आम समस्या है, इसको समझाना। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं उपभोक्ता फोरम और फुटबॉल के बीच में अंतर क्या है। उपभोक्ता फोरम ये एक ऐसा संस्थान है या संगठन है जहां पर उपभोक्ता संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं
और उत्पादों सेवाओं के संबंध में अपनी समस्याओं का समाधान करने में उनकी सहायता कर सकते हैं। ठीक है, ये उपभोक्ता फोरम होता है। उपभोक्ता फुटफॉल क्या होता है? इसका अर्थ होता है किसी भी स्थान जैसे स्टोर या मॉल में आने वाले ग्राहकों उपभोक्ता की संख्या। ठीक है, इस प्रकार किसी भी देश में बढ़ती खपत के साथ साथ उपभोक्ता की जो संख्या वृद्धि है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे कि किसी गांव में आपने देखा कि हर महीने जो है वो 10 किलो प्याज बिकता था। ठीक है, लेकिन आप अगले साल जाते तो अगले साल 20 किलो प्याज बिक जाता। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जनसंख्या उपभोक्ता कंज्यूमर्स वहां पे बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये उपभोक्ता फॉल के बीच में जाता है। ठीक है, तो फॉरम क्या होता है? बेसिकली यहाँ पे शिक्षण मिलता है। फॉल जो है वो बेसिकली संख्या को दर्शाता है। ठीक है, अब सेकंड क्या था कि हमें उदाहरण के साथ ये समझाना है कि अपर्याप्त जो जानकारी है ये एक आम समस्या है। ठीक है, दो उदाहरणों के साथ निर्माता द्वारा दी गई अपर्याप्त जानकारी की समस्या। सबसे पहला, लेवल तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। ठीक है, लेवल अधूरे हैं, बहुत बार उनका प्रिंट धुंधला या फिर पढ़ने में बहुत छोटा है। आपने देखा होगा जब आप कोई कोल्ड ड्रिंक खरीदते हैं, कोई चिप्स का पैकेट खरीदते हैं, ठीक है, कुछ भी खरीदते हैं, तो उसमें ना एक लेबल लगा हुआ आता है। ठीक है, ओके, क्या लगा हुआ आता है? एक लेबल लगा हुआ था, तो वो हमें जानकारी सही देता है कि आखिर ये है क्या। लेकिन जब वो पूरा लगा ही नहीं होगा, पर्याप्त जानकारी ही नहीं, मतलब जानकारी नहीं होगी, तो सिंपल सा क्या होगा कि लेबल पूरी तरीके से तथ्यात्मक नहीं है, लेबल अधूरा है, जानकारी अधूरी है। कई बार तो प्रिंट जो किया जाता है वो धुंधला हो जाता है, पढ़ नहीं पाते हैं, और कई बार तो बड़ा चढ़ा के गलत सलत भी प्रिंट करवा दिया जाता है। ये चीजें होती हैं। ठीक है, तो समझ गए। अब इसको इंग्लिश में देख लीजिए कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर फोरम एंड कंज्यूमर फुटफॉल्स। तो कंज्यूमर फोरम क्या होता है, कंज्यूमर फुटफॉल्स क्या होता है, यहां से देख लेंगे। एंड ये आ जाता है कि सपोर्ट स्टेटमेंट विद दी टू एग्जांपल की इन accurate indicate information given by manufacturer in common problem amongst the consumer। ठीक है, तो ये पॉइंट आता है आपके सामने, आप इजीली यहां से देख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया गया बच्चों? दिया गया है कि सोनू अपने पड़ोस में एक व्यावसायिक लॉन्ड्री स्थापित करने की योजना बना रहा है। बिल्कुल ठीक है, तो आपको बताना ये है कि जो व्यावसायिक धुलाई घर होते हैं, लॉन्ड्री जो होती है, और जो होम लॉन्ड्री यानी कि जो घरेलू धुलाईगर होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे बच्चों व्यावसायिक धुलाईगर की। देखो, व्यवसाय यानी कि एक उद्योग होगा, फैक्ट्री टाइप में होगा, एक बहुत बड़ा सा, वैसा ही। तो ये जो है, यहाँ पर एक कपड़े को धोने के लिए हर एक डिपार्टमेंट अलग से बनाया जाता है। जैसे कि वस्तु की कपड़े की धुलाई कौन करेगा, जल निष्कासन कौन करता है, सुखाए कैसे जाएगा, प्रेस कैसे की जाएगी। ठीक है ना, ये चीज है। साथ ही साथ कुछ धुलाई घर ऐसे होते हैं जहां पर अस्पताल या फिर छोटे-छोटे एनजीओ वगैरह इनके कपड़ों की धुलाई होती है। क्यों भाई, अलग क्यों होते हैं? अलग इसलिए होते हैं क्योंकि अस्पतालों से आने वाले कपड़ों में वायरसेस, मेडिकल्स और बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो मशीनें होती हैं वो बहुत हाई लेवल की होती हैं, जिसमें एक ही बार में 50-60 जोड़ी जो कपड़े होते हैं, यानी कि 100 किलो तक के कपड़े एक ही बार में धोए जा सकते हैं, और यहाँ पे हर एक कपड़े का रिकॉर्ड भी रखा जाता है। ठीक है, इसी के उलट आपको घरेलू धुलाई मिल जाएगा। ये बेसिकली कहाँ पे स्थापित होते हैं? सामान्यतः घरों में स्थापित होते हैं। ठीक है, और ये अगर हम शहरों की बात करें, नगरों की बात करें, तो ये काम करते हैं धोबी घाट पर। ठीक है, ये सेवाएं किन्हें देते हैं? तो छोटे-छोटे घरों को, मतलब घर तो छोटे ही होते हैं यार, मतलब घरे को। ठीक है, विद्यार्थियों के छात्रावासों को, जो पीजी होते हैं, यूजी होते हैं इनको। ठीक है, और जो होटल्स होते हैं, छोटे-छोटे रेस्टोरेंट होते हैं, इनको अपनी सेवाएं देते हैं। ठीक है, इनमें वस्तु का जो भार होता है कपड़े का, ये ज्यादा से ज्यादा 5 या 10 किलो होगा, और इसमें रिकॉर्ड रखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था ये, तो हमारा 2 मिनट में हमने समझ लिया। उसके बाद सोनू इज प्लानिंग, एक सेकेंड पहले सजी हिंदी में दोबारा तो दिखा दो। देखिए, व्यावसायिक धुलाई करके ये बात आ जाएगी। ठीक है, और ये घरेलू धुलाई करके आ जाएगी। ठीक है, सोनू इज प्लानिंग टू सेट अप कमर्शियल लॉन्ड्री इन हिज नेबर। इलैबोरेट हाउ कमर्शियल लॉन्ड्री विल डिफर फ्रॉम होम लॉन्ड्री। तो कमर्शियल लॉन्ड्री के क्या मीनिंग है वो इजिली आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, डोमेस्टिक लॉन्ड्री का क्या मीनिंग है, क्या इसकी विशेषता है, वो इजिली आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, वेल वेल वेल। अब आने वाले बच्चों हमारे क्वेश्चन नंबर 34 और 35, दोनों के दोनों 5-5 नंबर के। ठीक है, आइए देखते हैं। 34 क्या कहता है बच्चों? 34 कहता है मुझे ये बताओ कि हमारे देश में अल्प पोषण बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में घरेलू स्तर पर 3 कारण हैं,
उनमें से किन्हीं दो को आपको समझाना है यहाँ पे, ठीक है, घरेलू स्तर पर। तो अल्प पोषण के योगदान में घरेलू स्तर पर किए गए दो जो कारण है वो समझाने हैं। तो सबसे पहला सामान्य कारण। सामान्य कारण कैसे? वास्तविक संसाधनों की मात्रा, गुणवत्ता, ठीक है, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक जो व्यवस्था है ये डिपेंड करती है। कैसे भाई? किसी भी कंट्री में जब मानव संसाधन कम है, वित्तीय आर्थिक स्थिति जब कमजोर है, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक स्थिति बहुत ही ज्यादा पिछड़ी हुई है, तो ऐसे में क्या वहाँ की जो महिलाएं हैं, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो युवा पीढ़ी है, उसको भरपेट भोजन मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। आर्थिक स्थिति खराब है, राजनीतिक उपद्रव मचा हुआ है, सांस्कृतिक धार्मिक स्थिति खराब है, तो कैसा होगा? नहीं होगा। इसीलिए धन का आवंटन नहीं हो पाता है, पर्यावरण प्रदूषण होता है। तो यही चीज यहाँ पे कही जाती है, ठीक है ना? रोजगार वगैरह मिलेगा नहीं तो पैसा आएगा नहीं कहीं से, ठीक है। और वहीं दूसरी कंट्री देख लो, यहाँ पे मानव संसाधन अच्छे हैं, ठीक है, रोजगार सभी को मिला हुआ है, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी है, तो वहां पे अल्पोषण होगा? नहीं होगा, क्योंकि रोजगार मिलेगा तो पैसा आएगा, ये चीज है। जीवन शैली के संदर्भ में लोग अपेक्षाकृत अल्प श्रम करने वाले हो गए। आज के टाइम पे क्या हो रहा है? वर्तमान में लोग जो है वो पैसा तो ज्यादा कमाना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन मेहनत कम करना चाहते हैं। घर पे पड़े पड़े सोचते हैं कि मेरे हाथों में लक्ष्मी जी विराजमान हो जाए, पैसा आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यातायात के दूरगामी साधनों पर निर्भर रहते हैं, यानी कि एक अगर किसी को दूध लेने में जाना होगा ना, मुश्किल से 100-200 मीटर में, 1 किलोमीटर में भी, तो भी वो बाइक से जाएगा, ठीक है ना, जबकि पैदल जाना चाहिए, ठीक है। ये भी आ जाता है। साथ ही साथ लोग कम पैदल चलते हैं, घर के बाहर की ओर सारी गतिविधियां कम करने लगते हैं। ये सामान्य कारण है। बात भी आती है पारिवारिक कारण की। तो पारिवारिक कारण क्या भाई? सबसे पहला है आहार पद्धतियां भोजन के अति सेवन से संभवतः कम स्वास्थ्यवर्धक हो गए। वर्तमान में पहले क्या होता था, प्राचीन टाइम पे जो भी खाना बनाया जाता था वो इसको ध्यान में रख के बनाया जाता था कि ये हमारे शरीर के लिए वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, कैल्शियम ये सभी प्रदान करेगा हमें कुछ मात्रा में। लेकिन आजकल तो फास्ट फूड का जमाना आ चुका है, ठीक है, ये चीजें हैं। खाद्य विकल्प बहुत ही कम स्वास्थ्यकर हो चुके हैं, ठीक है, यानी कि ये अब उतना न्यूट्रिशन, पोषण हमें नहीं देते जैसा पहले देते थे। क्योंकि भाई संशोधित जो खाद्य पदार्थ हैं, तले खाद्य पदार्थ, अल्पाहार जैसे स्नैक्स वगैरह, ये पाश्चात्य खाद्य पदार्थ जैसे बर्गर, पिज्जा, बिस्कुट, चॉकलेट, केक, पेस्ट्री, ठीक है, ये सभी जो है इन्होंने हमारी स्थिति को खराब किया, ठीक है। जहां पहले हमें साबुत अनाजों का उपयोग करते थे, हम दालों खाते थे, सब्जियों और फलों का सेवन करते थे, वहीं आज हम पश्चिमी जो खाद्य पदार्थ है इनको अपना रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है? न्यूट्रिशन, प्रोटीन हमारे शरीर में कम हो रहा है, ठीक है। इन सब के कारण अवांछनीय अतिभार बढ़ता है, मोटापा बढ़ जाता है, हाई ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हृदय रोग होता है, कैंसर, गठिया ये सभी हो जाते हैं, ऐसे बहुत सारे रोग हो जाते हैं, ठीक है। अपर्याप्त और अनुचित ज्ञान महिलाओं, बुजुर्गों और बालिकाओं के प्रति भेदभाव भी इसको प्रभावित करता है, ठीक है प्यारे बच्चों, समझ गए इस तरीके से? तो ये है पारिवारिक रीजन। कंप्लीट है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है कि किसी व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आहार संशोधन के 5 तरीकों की व्याख्या कीजिए, प्रत्येक का एक एग्जांपल दें। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए, क्वेश्चन बड़े ध्यान से एक बार दोबारा समझो। अगर आपको किसी व्यक्ति की जो आवश्यकता है उसे पूरा करना है तो आहार संशोधन करेंगे आप, ठीक है। तो 5 वो कौन से तरीके हैं जो इसकी विशेषताओं को दर्शाते हैं वो बताइए, ठीक है। देखिए क्या दिया गया है कि व्यक्ति में अच्छे पोषण को बनाए रखने के लिए सामान्य और डॉक्टरी दोनों प्रकार के आहारों की योजना बनाई जाती है। सबसे पहला क्या होता है? पोषण चिकित्सक आहार विशेषज्ञ के द्वारा भोजन के प्रतिरूप को तैयार करवा लिया जाए, ठीक है। विभिन्न प्रकार के भोजन को कैसे कैसे ग्रहण किया जाए इसको तैयार करवा लेना चाहिए, ठीक है। बीमारी का निदान करने में डॉक्टर के द्वारा दिया गया जो नुस्खा होता है उसको अपनाना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ ये नुस्खा डॉक्टर के द्वारा जो दिया जाता है आहार संशोधन में, जैसे कई बार होता है ना कि दवाई लेने जाते हैं तो आपसे कहते हैं कि खट्टा मीठा नहीं खाना है, यानी कि खट्टा दैट मीन्स कि खटाई वगैरह नहीं खाती है, बाहर का आपको चाउमीन वगैरह ये कुछ नहीं खाना है, तला हुआ नहीं खाना है, ठीक है। चावल नहीं खाने हैं, मूली नहीं खाना है, ठीक है, भिंडी नहीं खाना है। तो ये सभी क्या होते हैं? डॉक्टर सलाह देते हैं, आहार संशोधन करते हैं आपके लिए, ठीक है। खाने को जब खाओगे तो अच्छे से चबाना है, निगलना है, ठीक है। खाने के बाद में आपको जो है तुरंत भरपेट पानी नहीं पीना है, 1 घूंट पी लो फिर 1 घंटे के बाद पानी पियो, क्योंकि अगर पहले ही पानी पी लोगे तो जठर की जो अग्नि होती है पाचन तंत्र में, जठर अग्नि वो बंद हो जाती है ज्यादा पानी पीने से, भोजन सड़ता रहता है अंदर ही अंदर, ये चीजें होती हैं, ठीक है। भूख का एहसास होता है तो भूख सिंपल सी बात है आप खाना खाओ।
सारी गतिविधियां और जीवन शैली यहाँ पे आ जाती हैं, और एक आदि ये आ जाती हैं कि आहार की और दूसरी खाई जाने वाली जो वस्तु हैं, इनका सांस्कृतिक, जातीय प्रथाएं, धार्मिक विश्वास को ध्यान में रखकर किया जाए, ये चीजें। ठीक है, तो कंप्लीट हो गया भाई इसके बारे में आपका ये पॉइंट। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हो जाता है हमारा यहाँ पे कंप्लीट। आगे बढ़ेंगे इंग्लिश में। डिस्क्राइब 3 बेसिक केयर्स एंड 2 अंडरलाइंग केयर्स एट हाउस होल्ड लेवल अंडर न्यूट्रिशन। पहला क्या है भाई? पहला है कॉमन केस। ठीक है, कॉमन केस यानी कि कॉमन रीजंस क्या है। सेकंड है कि फैमिली रीजंस क्या है, फैमिली रीजंस के संबंध में ये आ जाते हैं। कंप्लीट है। थर्ड क्या है, मतलब इसी में अथवा में क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन 5 वेज ऑफ डाइट मॉडिफिकेशन टू मीट द नीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल गिवन ए सच एग्जांपल। तो देख लेंगे, ये आपका पॉइंट है, क्वेश्चन है आपका, ये आंसर हो जाता है। सिंपल सिंपल सा कंप्लीट है। चलिए ओके, तो देखते हैं इस वीडियो का, इस पेपर का वन ऑफ द लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 35। अनु, अनु नाम की एक लड़की है, ठीक है, जो कि एक फैशन मर्चेंडाइजर है, ठीक है, और ये एक फैशन हाउस में काम करती है। वो इस फैशन हाउस में, फैशन उद्योग में बेसिकली उत्पादों की योजना, वितरण की अवधारणा, इससे संबोधित डिजाइन में प्रेरणा के रूपांतरण, प्रौद्योगिकी का उपयोग, ऐसे विभाग में शामिल है। तो आपको ये बताना है कि फैशन मर्चेंडाइजिंग के विभिन्न चरणों में जो अनु की भूमिका है वो क्या कहेगी, ये बताइए। तीसरा आपको बताना है कि फैशन मर्चेंडाइजिंग में अनु ने इसमें आने के लिए, करियर को चुनने के लिए कौन से कोर्स किए होंगे। और दूसरा बता देना है कि छोटा एक का स्टोर और जो विभागीय स्टोर होता है इसमें क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो फैशन मर्चेंडाइजिंग के विभिन्न चरणों में अनु की 4 भूमिका और जिम्मेदारी। सबसे पहले आती है निर्माण में। तो कपड़े का एक टुकड़ा बनाने के लिए इस्तेमाल में किया जाने वाला जो कपड़े का प्रकार है उसका इनपुट तय करना। सेकंड, खरीदना। फैशन मर्चेंडाइजिंग का हिस्सा बन जाता है कि जब कोई व्यापारी किसी स्टोर में प्रस्तुत किए जाने के लिए फैशन आइटम खरीदता है। थर्ड है प्रचार, यानी कि रचनात्मकता, दृश्य, बिक्री कौशल, उत्पादन कौशल, फैशन शो, इन सभी का उपयोग करके डिजाइनर जो है ये अपने उत्पाद को और ज्यादा मार्केट में ला सकता है। ठीक है, बेचना। फैशन की वस्तुओं को स्टोर में बेचने के लिए जिम्मेदार होते हैं, तो उपभोक्ताओं को ये बेचते हैं। ये कुछ कुछ बातें हैं। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन क्या था कि छोटा एकल इकाई स्टोर और विभागीय स्टोर। तो छोटा एकल इकाई स्टोर में क्या होता है, ये आपके आसपास की पड़ोस की दुकान हो सकती है। ठीक है, इसके मालिक परिवार के द्वारा चलाए जाने वाले स्टोर होते हैं, यानी कि आपके आसपास में जो भी नीचे किराने की दुकान होती है ना, उसको हम बोलते हैं छोटा एकल इकाई स्टोर। ठीक है, विभागीय स्टोर जो होते हैं ये थोड़े अलग होते हैं। ठीक है, जो विभागों के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि हर एक का डिपार्टमेंट, जैसे कि कपड़े का स्टोर है, ये खेल का सामान है, यांत्रिक सप्लाई का सामान है, स्वास्थ्य और सौंदर्य उत्पाद का, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का ये स्टोर है। ठीक है, और कुछ विभागीय स्टोर खाद्य उत्पाद भी होते हैं, जैसे कि केवल यहाँ पे सेब बिकता है, केवल यहाँ पे आम बिकता है, केवल यहाँ पे अंगूर बिकता है, मतलब एक पूरा का पूरा सेपरेट पार्ट बन जाता है उसका। ठीक है, लेकिन छोटा एकल में आपको सब कुछ मिल जाता है, ये चीजें होती है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या था कि भाई जो अनु थी, इसने फैशन मर्चेंडाइजिंग में करियर बनाने के लिए कौन से 4 कोर्स किए होंगे। तो सबसे पहला इसने किया होगा डिप्लोमा। ठीक है, क्या किया होगा, प्रमाण पत्र या फिर डिप्लोमा। ये डिग्री सामान्यतः 6 माह से 1 वर्ष में पूरी की जा सकती है। ठीक है, फैशन व्यापार से संबंधित उपाधियां 2 वर्षीय स्नातकोत्तर कार्यक्रम क्या होगा, जो कि फैशन और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में सहज कलाओं का ज्ञान आवश्यकता अनुसार जोड़ सकते हैं। फैशन डिजाइन अथवा फैशन व्यापार में स्नातक उपलब्धियां 4 वर्षीय कार्यक्रम इसने प्राप्त किया होगा, जिनमें फैशन और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के साथ सहज कलाओं को आवश्यकता अनुसार प्राप्त मात्रा में जोड़ देते हैं, ये चीजें। ठीक है ना, तो ये कोर्स किए होंगे अनु ने। ओके, अच्छा एक बार इस क्वेश्चन को आप इंग्लिश में चाहो तो पढ़ लो। ठीक है, मैं आपको सीधे सीधे क्वेश्चन आंसर दिखाऊंगा कि दिया गया है कि शी विल हैव 4 रोल्स एंड responsibilities in different phases of fashion merchandising. So in manufacturing, buying, promotion, and then selling. And the last, मतलब second difference between small size single unit store and department store. Anu must have taken several courses to make a career in fashion merchandising. ठीक है, तो सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा डिग्री इस तरीके से दी हुई है, आप ऐसे इजीली इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके, वेल
कांग्रेचुलेशंस। क्यों सर जी? अरे सर जी हमने पेपर कंप्लीट कर लिया अपना। जी हाँ। ओके, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप सभी ने मेरे साथ मिलकर आज के इस 1 घंटे के महासेशन के अंदर क्लास 12th के अपने होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान के लिए जो आपका बोर्ड का एग्जाम होने वाला है कल, इसके लिए तीसरा जो सैंपल पेपर है इसको अच्छे से सॉल्व कर लिया है। और आशा करता हूं बच्चों इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं उन क्वेश्चंस की आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी, अच्छे से प्रिपरेशन कर ली होगी और इस वीडियो से आपकी सिलेबस का अच्छा खासा रिवीजन हो गया होगा। ठीक है, अब आपको ये वीडियो अच्छी लगी है ना बच्चों, तो आपने सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए। जिसने भी नहीं किया बच्चों लाइक जरूर करिए, आपके लाइक ही हमारे लिए मोटिवेशन की तरह काम करते हैं, तो लाइक जरूर करें। अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी देख लें कि पेपर कैसा आएगा, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेबस का रिवीजन कैसे करना है। ठीक है, बाकी चलो बच्चों मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और हाँ आप सभी को एडवांस में आपके कल के पेपर के लिए मेरी तरफ से विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।